पिछले एपिसोड में हमने देखा हेक्टर कहता है मैं शौर्य के बच्चे को बड़ा होता हुआ देख बहुत ही खुशी की बात है। हालांकि मैं एक चांद हूँ जो सूरज के लिए तरसता है, आपके चंदा के रूप में जीना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं और फैमिली और दोबे फैमिली आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रियंका उनसे कहते हैं थैंक यू काउंट दोबे, अब बच्चों की चिंता कम होने के कारण नैनी की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ बहुत ही मददगार होगा कि अगर राय बच्चों के साथ रह सके। इसमें मैक्सी कहता है हमें राय के लिए आभारी होना चाहिए क्योंकि उसने अपना खाली टाइम दिया। मेरियल बहुत ही एक्साइटेड होकर इन दोनों की गिनती कर रही थी कि वो उन दोनों बच्चों से मिल सकेगी। अगर आज की मीटिंग रद्द हो जाती तो ये मेरे लिए और भी कठिन हो जाता क्योंकि मेरियल पूरे दिन चिल्लाती रहती और मुझे परेशान करती रहती। आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ एलेक और गस्टन के बारे में कितना बात करती है और उसके फादर होने के नाते मैं पहले से ही बहुत ही टेंशन में होगी कि उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसमें जेचिरी कहता है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। फिर प्रियंका कहती है कैथी लव कैसी है, मैंने सुना है कि वो प्रेगनेंसी के स्टेबल स्टेज में है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एलेक कहता है तो क्या तुमको भी छोटा भाई बहन मिलने वाला है मेरियल। इसमें मेरियल कहती है हाँ मुझे बताया गया कि बच्चा गर्मियों के लास्ट तक आ जाएगा। फिर वो गस्टन से कहती है मैंने सुना है कि एक छोटा भाई बहन मिलने वाला है, कांग्रेचुलेशन। इसमें गस्टन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है क्या बाई चांस मेरियल आपके माता पिता सचमुच बीमार हो गए थे। मेरी मम बहुत ही बीमार थी और मेरे फादर वहाँ खाना छोड़ देते थे। तो मेरियल कहती है नहीं मेरे पेरेंट्स उदास नहीं हुए। यहाँ सुनकर गस्टन और भी उदास होने लगता है। तो मेरियल गस्टन से कहती है लेकिन मैंने सुना कि मेरे फादर ज्यादा नहीं खाते थे जब मैं अपनी मॉम के पेट में थी। उनके बीच फिर राय बोलती है एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत नींद आती है और उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग होता है। गस्टन कई बार ऐसा होता है जब भूख लगने से आपका मूड खराब हो जाता है ना। और फिर अगर आपको कहा जाए कि आपको एक छोटा सा सेब सब लोगों में बांटना है तब आपको कैसे महसूस होगा। उस टाइम आपको सच में गुस्सा आएगा। बात यहाँ है कि माताओं को अपना भोजन छोटे बच्चे के साथ साझा करना पड़ता है जो उसके पेट में बढ़ता रहता है। माँ को वहाँ भी भोजन बांटना पड़ता है जो वो अपने लिए चाहती है। इसलिए उसका शरीर इस मूड में है कि उसे अच्छे मूड में रहना चाहिए या फिर बुरे मूड में। जैसे जैसे टाइम बीतता है माँ का शरीर और उसके पेट में पल रहा बच्चा मिलजुल कर रहना शुरू करते हैं। गस्टन आपकी मॉम भी जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। इसमें फिर एलेक कहता है वहाँ सही कह रही है गस्टन, हमने और न छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है इसलिए मैं श्योर हूँ कि बहुत स्वस्थ हो गई होगी। तो गस्टन कहता है मैं डर गया था जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार हो गए और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं ही एकमात्र हेल्थी व्यक्ति हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि उस दिन जो भी हुआ वो मेरे लिए एक सजा थी। यहाँ सुन राय गस्टन को हक करती है और कहती है भगवान बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो आमतौर पर फादर भी बीमार हो जाते हैं लेकिन एक हस्बैंड वाइफ के बीच इतना प्यार होता है कि वे अपने बच्चों को भी ले आते हैं। इस पे गस्टन बोलता है मैं बीमार नहीं पड़ता तो राय बोलती है नहीं। फिर गस्टन बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ इसलिए उन्हें एक साथ बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम दूसरी ओर लूसी को देखते हैं जो कि बैठे बैठे अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जेचिरी कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा होता है तो प्रियंका उसके पास आती है। मैं बैरन का लेटर पढ़ रहा था, यह काउंट को एक मॉन्क के द्वारा प्राप्त हुआ। उस लेटर में लिखा होता है मैंने कुछ दल को इकट्ठा किया और सर्च करने के लिए नदी के सिरे तक गया लेकिन हमें जो कुछ भी मिला वहाँ रोप का एक टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह रोलन बिक का है। जैसे कि आपने अपने लेटर में बताया था मैजिस्ट्री, मेरा मानना है कि और क्षेत्र में कोई व्यक्ति रोलन बिक का मदद कर रहा है। हेड बटलर बिसेन वहाँ के रेट और टैक्स रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहे हैं तो यह निर्धारित करेगी क्षेत्र के भीतर धन के प्रवाह में कोई भी विसंगतियाँ है या नहीं। लाहौस के ट्रिप के लिए रवाना होने के एक हफ्ता बाद ही मेरी वाइफ की सुबह से बीमारी में सुधार हुआ है। हालत में इतनी सुधार हो गई है कि वो मेरे साथ खाना खाने में सक्षम है। गस्टन के साथ जो कुछ भी हो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवोन को इस बात से परेशानी हो रही थी कि उसने उस बच्चे के कंधे पर एक बोझ डाल दिया है लेकिन उसे अंदर से गर्व हो रहा है कि उसने अंत तक रोलन के खिलाफ लड़ाई भागने की बजाय। लूसी के हस्बैंड ने फिर से अपने पैसों से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसने इस फैक्ट्री के बावजूद भी यहाँ किया कि रॉबर्ट ने उसे चेतावनी दी थी। एक अन्य जुआरी जो इसकी सिचुएशन से वाकिफ था उसने हमें बताया और वहाँ फिलहाल गिरफ्तार में है। इसे पढ़ने के बाद प्रियंका कहती है ऐसा लग रहा है कि वो अपने कामों पर विचार करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। इसमें जेचिरी कहता है काश लूसी उससे अलग होने का मन बना लेती, मैं उसे तुरंत ही तलाक की कार्रवाई से गुजारूंगा और उसे क्षेत्र से बाहर निकाल दूंगा। यहाँ सुन प्रियंका जेचिरी को करती है और कहती है आपने हाल ही में सीखा है कि अपने फैमिली मेंबर को बाहर निकालना यहाँ कितना बुरा होता है। और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो प्रियंका दरवाजा खोलती है। वहाँ लूसी होती है जो कि कहती है मैडम और मैजिस्ट्री इतनी देर से आपको परेशानी करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे डर था कि सुबह तक मेरा संकल्प वहाँ डगमगा जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती हूँ। फिर वो रूम में जाके बैठती है और कहती है काफी टाइम हो गया है जब से मैंने ऐसा महसूस किया। एक शक्तिहीन और बेकार व्यक्ति होना यहाँ डरावना होता है जो केवल इधर उधर घसीटा जाता है। हमेशा से मुझे लगता था कि मुझे सहना होगा। मेरे पति का दुर्व्यवहार गरीबी के कारण था जिसका मुझे अनुभव हुआ लेकिन जिन दिनों वहाँ अच्छी कमाई कर लेता था वह हमेशा मेरे लिए घर में टेस्टी खाना लेके आता था। तो मैंने अपने आप से कहा कि दिल की गहराई के अंदर वो
मुझसे शायद प्यार करता होगा। हालांकि लास्ट के ट्रिप के दौरान आप दोनों ने मुझे देखने का मौका दिया कि मेरे दिल में क्या है। मेरे हस्बैंड का दिल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और मेरा दिल वहाँ खुश नहीं था। चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं अब उससे प्यार नहीं करती। यहाँ से प्रियंका जल्दी से जेचरी के कोट में से बाहर लेटर निकालती है, जिसे देख लूसी कहती है मैडम और मैजेस्टी। तो प्रियंका वहाँ लेटर दिखाते हुए कहती है यहाँ आपके तलाक के लिए पॉप के न्यायालय में भेजे जाने वाला रिक्वेस्ट लेटर है। यहाँ समस्या हमारे साथ उस दिन से है जब से हमने वहाँ क्षेत्र छोड़ा था। एक बार जब हम इसे भेज देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं इसे भेज सकती हूँ? यहाँ से लूसी चुप हो जाती है तो जेचरी से कहता है लूसी आपके गाँव वर्तमान में अभी रेन वॉरेन के संबंधित है। आपके गाँव में जो कुछ भी हुआ है उसका मैनेजमेंट का जिम्मा मैंने मैरिन पर सौंप दिया है। अब मैं केवल सलाह दे सकता हूँ। नॉर्मली जब किसी गांव में हिंसा होती है हम अपराधी को क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं और मामले को वहीं छोड़ देते हैं। हालांकि जब मरना ऑर्नो कैसल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी की होती है तो यह मामला अलग होता है। क्या आपको विश्वास है कि अब आपको इस बात से कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि आपके हस्बैंड के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? फिर हम एक सीन में देखते हैं लूसी शुगर को लेती है और उसे टेस्ट करने लगती है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं लूसी प्रियंका और जेचरी से बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर जेचरी मन कहता है उस आदमी ने न केवल लूसी को उस स्टोर रूम में बंद कर दिया था बल्कि सुखद यादों में भी कैद कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ यादें बहुत ही कीमती होती थी और हमेशा संभावना रहती थी कि वहाँ सुखद यादों का अनुभव कर सकते हैं। फिर प्रियंका जेचरी से कहती है जेचरी जिस दिन लूसी जागी उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, तो क्या आप उस आदमी की सजा मुझ पर छोड़ सकते हैं? मैं उस कमीने को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी का हस्बैंड जेल में बैठकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, तो प्लीज मुझे एक बार छोड़ दो। उसी टाइम भाभी बोन आती है और वो उससे कहती है आप किससे माफी मांग रहे हैं? इसमें वो बोलता है खैर सर सॉबे, सर रॉबर्ट और सर गैस्पर, यहाँ तक कि आप भी बैरोनेस। ट्यूबन कहते हैं ड्यूक और डचेस ने मुझे और मेरे हस्बैंड को सिखाया है अपने निवासियों से सदैव प्रेम करना और स्नेह से शासन करना। उन्होंने हमें ऐसी सजा के प्रति आघात किया जिसमें फीलिंग को पहले रखा जाता है, चाहे अपराधी किसी भी प्रकार का बुरा अपराध किया हो। यहाँ डिसीजन लेना आसान नहीं था, लेकिन हमने आपको सेवरन और ऑरेगन के बीच में स्थित एक सीमा मठ पर भेजने का डिसीजन लिया है। अपना सब कुछ त्याग दो और अपना बाकी जीवन उस व्यक्ति के प्रति पश्चाताप में जियो जिसने आपको सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद जेल को खोला जाता है और इसे बाहर निकाला जाता है, तो वो कहता है थैंक यू बैरोनेस। इसमें इवन कहती है थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एक नाइट उसके हाथों को बांध देता है। फिर इवन कहते हैं क्योंकि तुम्हें खाली हाथ ही जाना है। इसमें वो चिल्लाते हुए कहता है बैरोनेस रुको माय लेडी, प्लीज मेरे पे दया दिखाए, लेकिन उसकी बातों को नहीं सुना जाता और इसके हाथ काट दिए जाते हैं। उन्होंने ऑर्नो और एडन घरेलू दुर्व्यवहारों के लिए अत्यंत कठोर दंड देने के लिए जाने जाते थे। घरेलू हिंसा के अपराधी आमतौर पर फैमिली के हेड होते हैं। इस रिजल्ट में महिलाओं को भी उस क्षेत्र के भीतर कर्तव्यों के निर्वहन करना पड़ा, जैसे कि आमतौर पर पुरुष प्रधान होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेवरन में देखते हैं और प्रियंका से कहती है ऐसा लगता है जैसे बैरोनेस ने कुछ कठिन काम किया है, वह प्रेग्नेंट है इसलिए यहाँ तनाव और चुनौती से भरा हुआ होगा। तो प्रियंका कहती है वो सबसे मजबूत व्यक्ति है जिसे मैं जानती हूँ, वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत है। वह ऐसी किसी बात पर टूट नहीं जाएगी, उसे जिम्मेदारी लेना होगा और दूसरों पर शासन करना सीखना होगा। तो ऑटो कहती है मैं सहानुभूति रख सकती हूँ और शासन और उत्तरदायित्व के बारे में सिखाने का अवसर के साथ एक क्वीन के रूप में सबसे ज्यादा मुझे यही ठीक लगता है। तभी जब मामला ऐसा हो जिसमें पनिशमेंट की आवश्यकता हो। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कई लोग उस सजा के कारण पीड़ित होते हैं, जैसे कि ऑर्नो का पिछला रास्ता वह एक तानाशाह बन गया था, उससे उसका टाइटल छीन लिया गया और बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ के निवासियों का कोई भी मास्टर नहीं था। वह इतना भी बुरा नहीं था, फिर भी उन्हें लगातार आक्रमण का डर बना रहता था। यहाँ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वर्तमान ड्यूक ऑर्नो अपने क्षेत्र के एक अच्छे मास्टर है। जब दंड का माप किसी विशिष्ट घटना पर सीमित कर दिया जाता है, मुझे यह श्योर करना ही होगा कि वह मेरी फीलिंग और मेरे डिसीजन पर हावी ना हो और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ जिसे कोई भी समझ सकता हो। मैं मानती हूँ कि यहाँ एक शासन को दी गई लाइफ टाइम ड्यूटी है। क्या आप लेडी लूसी को कह सकते हैं कि वो आने वाली पार्टी को अटेंड करे? मैंने सुना है कि तनाव के दुख को कुछ शराब और कुछ बातचीत फिर डांस के साथ दूर किया जा सकता है। तो प्रियंका कहती है मैं और मेरे हस्बैंड रियली में लूसी को अपने साथ ले जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें अलग अलग पार्टियों से इन्वाइट किया गया है, लेकिन उसने हमारे साथ आने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो बच्चों की देखभाल करेगी। खैर हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है, इसलिए हम इंतजार करेंगे। तो ऑटो कहती है अच्छा ऐसा है, यदि लाहौर में रहने के दौरान उसे कोई साथी मिल जाए शायद वो अपना मन बदल लेगी। अरे नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। मैंने आपको इनवाइट इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको कुछ स्पेशल बताना है। प्रियंका आप पोटेंशियल मैरिज पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेचरी हैनानी से कहता है एक करेंज डे सॉबे और रॉबर्ट के लिए।
किसके साथ? इस पे प्रियंका कहती है वे यंग कुलीन लेडी है जो हाल ही में लाहौर में पहुंची है। मैजेस्टी ने मुझसे कहा है कि वह सर सौबे और सर रॉबर्ट के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढेंगे। हमें क्या करना चाहिए? बहुत संभवतः कुलीन फैमिली के दामाद बन सकते हैं। क्या हमें उनसे कहना चाहिए कि वो उन लेडीजों के साथ मिलने की कोशिश करे? तो जेचरी कहता है कुलीन घरों की बेटियां मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ है कि इन घरों में एक ऐसा दामाद चाहिए जो उनके फैमिली के टाइटल को लेने के लिए तैयार हो जाए। इसमें प्रियंका कहती है भगवान, यहाँ बिल्कुल सच हो सकता है। तो जेचरी कहता है बिल्कुल, यहाँ जानने के लिए हमें दोनों नाइटों से बात करनी होगी। लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि वे शादी कर औरनों से चले जाएंगे। वे मेरे सशस्त्र भाई है जो बाहर के नाइटों के दिनों में मेरी रक्षा करते आए हैं, इसलिए मैंने मान लिया कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कैस्पर के पास अब शासन करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के साथ साथ एक बच्चा भी है, लेकिन मेरे मन में दोनों के बारे में टेंशन में था। क्या मेरे सभी भाई मुझे छोड़ रहे हैं? इस पे प्रियंका कहती है क्या आप अभी डेट पर ध्यान दे सकते हैं? मैंने आपको मेरे साथ बाहर आने के लिए कहा क्योंकि मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी, लेकिन आपके चेहरे पर अभी भी वही उदासी दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने शादी कर ली है, इसलिए आपको इतनी जल्दी हताश होने की जरूरत नहीं है। तो जेचरी कहता है हाँ, इसका मतलब यहाँ होगा कि उनके पास कोई होगा जो उनकी बातों को सुन सके और उनका साथ दे सके, जिनके साथ वे एंजॉय कर सके, उन्हें खुशी मिलेगी और ब्लेसिंग भी। फिर वो दोनों कहीं और घूमने जाते तो जेचरी प्रियंका से कहता है आपने यहाँ लोकेशन क्यों चुना? तो प्रियंका कहती है आप यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको यहाँ पसंद नहीं आया? यहाँ क्या गलत हुआ था? इस पे जेचरी कहता है यहाँ हम दोनों के लिए अच्छी मेमोरी नहीं है। तो प्रियंका कहती है जेचरी जितना मैं अपने बच्चों को बड़े होने तक संजो कर रखती हूँ, मैं उस हर पल को संजो कर रखना चाहती हूँ जहाँ हमारा प्यार बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल गलत घटना ही हुई हो, क्योंकि हम उस आदमी और रोलिन बिग से मिले थे। यहाँ बहुत जगह थी जहाँ पे मुझे आपकी बाहों में सेफ महसूस हुआ। मैं गाड़ी में जाते टाइम सो गई थी, इसलिए मैं उन बुरी अनुभवों को बहुत सारी अच्छी यादों से छुपाने जा रही हूँ। यहाँ सुन जेचरी प्रियंका को हक करता है तो प्रियंका मनी मन कहती है अब तक मैंने उसे जो कुछ भी कहा उसका मतलब उसे समझ जाना चाहिए। आखिरकार वह एक इंटेलिजेंट पर्सन है। जब आप पास्ट में मुड़कर पीछे की घटनाओं के बारे में सोचते हैं, मैं आशा करता हूँ सिर्फ रिग्रेट ही एकमात्र चीज नहीं है जिसे आप अपने दिल में भरते हैं, क्योंकि उस थका दिन रात में भी हमने बच्चों की तरह खेलते हुए टाइम बिताया है। यह बहुत ही सुंदर बात थी। तभी प्रियंका की नजर किसी पर जाती है और प्रियंका कहती है कोई यहाँ पे है। जेचरी बहुत लड़खड़ा रहा है और मुझे वहाँ जाना बेचैना क्यों लग रहा है। तो जेचरी इसकी तरफ देखता है और कहता है सर जोसेफ। फिर प्रियंका मनी मन कहती है क्या यहाँ वही नाइट है जिसने लूसी और एलेक को बचाया था? तो जोसेफ कहता है योर मैजेस्टी, और फिर जेचरी की तरफ बढ़ते हुए वो बेहोश हो जाता है। तो जेचरी से पकड़ लेता है और कहता है सर जोसेफ मेरे साथ रहो, क्या हुआ है? क्या आपको चोट लगी है? थोड़ी देर बाद जोसेफ के पेट से आवाज आती है। यहाँ सुन सभी हैरान हो जाते हैं और जोसेफ कहता है मैं भूख से मर रहा हूँ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जोसेफ बहुत सारा खाना खा रहा होता है। उसे ऐसे खाता हुआ देख सभी बोलता है मैंने सोचा था वहाँ सिर्फ शहरी लेजेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बदमाश है। जो लोग ग्रामीण इलाकों पर आकर नाइटों को ठगते हैं वो रियली में मौजूद है। कौन जानता था कि वो हमारा दिया हुआ घोड़ा भी ले लेगा। इस पे फिर रॉबर्ट बोलता है उन्होंने शायद उसे इस बात के लिए राजी करा लिया था कि वे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे और उनका परिचय कराएंगे जिससे कि उन्हें हाइनेस से मिलने का अवसर मिल सके। एक पर्सन जो राजधानी को अच्छी तरह से नहीं जानता है क्योंकि यहाँ उसकी पहली ट्रिप है। संभवतः उसे उसके ऑफर के सामने झुकने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं मिला होगा। तो सभी कहता है अगर उसे कनेक्शन की जरूरत होती तो हमसे पूछता, वह औरनों का सिवियर है। फिर रॉबर्ट बोलता है हमारा यंग दोस्त वह बेशरम नहीं है, वह एक नाइट है जो सम्मान को सबसे ऊपर रखता है। यहाँ सुन गस्टन एलेक्स से कहता है लेकिन जब मैं इतनी तेजी से खाता हूँ तो माँ मुझे डांटती है। इस पे एलेक्स कहती है हाँ नर्स इवोन ने मुझे बताया कि यहाँ अशिष्टाचार है। फिर प्रियंका जोसेफ से कहती है सर जोसेफ खाने में अपना टाइम ले और थोड़ा पानी पिए। तो जोसेफ बोलता है हाँ थैंक यू मैजेस्टी। तो उसे पानी देने के लिए लूसी आती है और वो कहती है मैं यहाँ पानी डालूंगी सर जोसेफ। इस पे जोसेफ बोलता है थैंक यू, सब कुछ इतना टेस्टी है कि मैं खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। तो लूसी कहती है मैं आपकी तारीफ को सेब तक पहुँचाऊंगी। इस बात पर दोनों स्माइल करने लगते हैं। उन दोनों को देख प्रियंका फिर मनी मन कहती है ओह ये कैसा खींचा मैं महसूस कर रही हूँ। फिर जेचरी कहता है मैंने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा, आपने औरनों के लिए महान काम किया है, इसलिए लाहौर तक पहुँचने के बाद मुझे आपके लिए आगे की कार्रवाई पर ध्यान देना होगा। तो जोसेफ कहता है माय लॉर्ड यहाँ मेरे लिए बहुत है, आपने मुझे लाहौर तक अपने टीम में शामिल करने के लिए परमिशन दी। यहाँ पूरी तरह से मेरी गलती थी कि मैं एक मूर्ख हूँ। आप दोनों को रिग्रेट महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने होम टाउन से इतना कुछ लेकर नहीं छोड़ा था। मुझसे केवल घोड़े और सोने के सिक्के छीने गए जो मुझे हाउस ओनर से इनाम के तौर पर मिला था, इसलिए मुझे ज्यादा महंगी चीजें नहीं चाहिए। फिर जेचरी कहता है सोबे मुझे पता है कि बाहर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, बच्चों को लेकर अंदर आओ। यहाँ सुनबे सभी चौंक जाते हैं और सभी अंदर जाकर कहता है आपने मुझे बुलाया मैजेस्टी। तो जेचरी कहता है हमने सर जोसेफ को जो घोड़ा दिया था वो मेरी है ना, क्या आप उसका पता लगा सकते हैं? इस पे सोबे बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ उन घोड़ों में से एक था जिसकी मैं देखभाल करता था। मेरू भले ही छोटा है लेकिन यह एक ट्रेन घोड़ा है, ढगो दौड़ा लापरवाही से नहीं बेचा होगा।
क्या मैं तुरंत जाकर घोड़े को वापस लेकर आऊँ? इस पे जेचरी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर सबे लूसी से कहता है ओह लूसी, क्या तुम चाहोगी कि मैं बाहर जाते टाइम कुछ ले जाऊँ? इस पे लूसी कहती है हाँ, क्या आप बाहर जाते टाइम इस प्लेटों को ले जा सकते हैं? फिर सबे बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर सबे उन प्लेटों को बाहर ले जाता है, जिसे देख लूसी स्माइल करने लगती है। तो लूसी को देख जोसेफ ब्लेस करने लगता है और जोसेफ को देख बियांका स्माइल करने लगती है और वो जेचरी से कहती है जेचरी मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए, जल्दी करो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो, जल्दी करो। फिर वो जाने लगते हैं और जेचरी जाते टाइम कहता है अपने भोजन का आनंद ले सर जोसेफ। फिर बियांका कहती है लूसी आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। यहाँ के फिर दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जोसेफ बोलता है मुझे माफ करना, आप बच्चों की देखभाल करते हुए थक गए होंगे और फिर भी आप मुझ जैसे बेकार मूर्खों को भोजन परोस रही है। इसमें लूसी कहती है मैंने रियली में मैडम और मैजिस्ट्री से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, आपने मुझे और उस बच्चे को बचाया, इसलिए मैं उस टाइम आपका ऋण नहीं चुका पाई और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। इसलिए अपने आप को मूर्ख और बेकार आदमी ना कहे, आप एक शानदार आदमी है जो लोगों को बचा सकते हैं जो खतरे में होते हैं। यहाँ सुन जोसेफ शर्माने लगता है और वो खाना खाने लग जाता है, जिसे देख लूसी भी शर्माने लगती है। उन दोनों को बेसब्री देखती है और जेचरी कहता है हमें अपने सीट पर ही बैठना चाहिए था। इसमें बियांका कहती है कि आप सचमुच सोचते हैं कि अगर हम वहीं पर बैठे रहते तो जोसेफ लूसी से बात करते? फिर अलग कहती है फादर सर नाइट कुछ कहने वाले हैं। तो जोसेफ कहता है मिस लूफी, क्या आप सर सोबे के वाइफ है? यहाँ सुन लूसी शर्माने लगती है और बियांका जेचरी मनी मन कहते हैं यहाँ आप पूछ रहे हैं अचानक से? फिर बियांका मनी मन कहती है आप सोबे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसके बाद जेचरी मनी मन कहता है उसने इस तरह के क्वेश्चन को इतने घुमा फिरा कर क्यों कहा? फिर बियांका मनी मन कहती है आप मजाक कर रहे हैं, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते थे। फिर रॉबर्ट बोलता है इस तरह का सवाल उस टाइम भी जरूरी है जब आप कोई नाइट हो। इसके बाद जोसेफ कहता है मेरा मतलब सर सोबे उस दिन पहाड़ पर आपकी खोज करने के लिए आए थे और वहाँ भी वह उस अस्पताल में था जहाँ आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे। इसमें लूसी कहती है सर सोबे बच्चों से ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि वे उनके बच्चे हो। वह मेरे बहनोई के करीबी दोस्त है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ। मुझ जैसी मूर्खी लड़की उनकी वाइफ कैसे हो सकती है? यह बिल्कुल बेतुका है। तो जोसेफ कहता है प्लीज अपने आप को मूर्खी लड़की ना कहे, मिस लूसी आप जैसी खूबसूरत लड़की को कोई भी नहीं ठुकराएगा। यहाँ सुन वैसे भी चौंक जाते हैं और लूसी कहती है क्या? और जोसेफ घबराते हुए कहता है मेरा मतलब है अगर वहाँ सर सोबे होते तो मुझे पसंद आता। नहीं, अरे यहाँ वहाँ है, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ मिस लूसी। यहाँ सुन लूसी शर्माने लगती है और कहती है मुझे माफ करना सर जोसेफ, क्या आप अकेले खाना खा सकते हैं? मुझे माफ करना। यहाँ कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और जोसेफ इतना घबरा जाता है कि वो अपने दिल पर हाथ रखता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में लाहौर के महान चर्च में देखते हैं। थॉमस बियांका से कहता है यहाँ लूसी का डिवोर्स डॉक्यूमेंट है जो आपने रिक्वेस्ट किया था संत बियांका। फिर प्रिस्ट फ्रांसिस कहते हैं मैंने देखा है कि बेरन ने अच्छे से जांच की रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने मिस लूसी की घरेलू दुर्व्यवहार की स्थिति से जुड़ी हर बात को शामिल किया। गाँव से लेकर जो उसके हस्बैंड के रिश्तेदार है किस तरह के व्यवहार कर रहे थे। हॉलिनेस ने स्थिति की जाँच की और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसमें बियांका कहते हैं थैंक यू प्रिस्ट फ्रांसिसी, फिर भी मैंने आपसे एक चैलेंजिंग फेवर मांगा था और आप बिल्कुल भी बुरा नहीं माने और आप तो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स भी खुद देने के लिए आए। तो फ्रांसिस प्रिस्ट कहते हैं बेरन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तुरंत ही इस मामले की कार्रवाई करने के लिए बाध्य था। रिपोर्ट में उसके निशानों को क्लियरली दिखाया गया और यहाँ बताया गया कि शादी के कुछ महीनों बाद उसे पीड़ा मिली और साथ ही उनके बहन बेरेनिस का आत्मदोष भी। इस मामले के माध्यम से मैं यहाँ दिखाना चाहता था कि भगवान दोनों पक्षों की ओर देखते हैं। मैं ईमानदारी से यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि मिस लूसी का नया जीवन शांति से बीते। एक और कारण भी था जिस कारण से मैं लाहौर में लौटना चाहता था। यहाँ दूसरे मामले के बारे में है, आपने मुझे इस पर गौर करने के लिए कहा था। गद्दार जैकब सेब्रन और उसके सपोर्टर लॉरेंट बिक के बारे में आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जांच करूँ कि पॉप नेला में कोई छिपा हुआ ग्रुप है जो लॉरेंट बिक की हेल्प कर रहा है। सच कहो तो एक अफवाह है, आपकी रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही यहाँ अफवाह पॉप नेला में चल रही थी। तो मैंने फादर जॉन की मदद से यहाँ जानकारी इकट्ठा कर ली है। जब वहाँ जीवित था तो वह गद्दार जैकब उस पर दबाव डाल रहा था पॉप के दरबार में ओरेगन की प्रिंसेस के साथ। यहाँ सुन बियांका चौंक जाती है और मनी मन कहती है क्या उसने बहुत पहले से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी? यहाँ सबसे बुरा भविष्य था जो मैंने अपने पिछली लाइफ में देखा था, जिसे ईश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। यही वो था जो प्रिंस गोटियार किंग मेरे फादर और जियोचिन के साथ हुआ और यहाँ तक कि जेचरी भी ओरेगन के खिलाफ युद्ध में मारा गया। प्रिंस गोटियार जो सिंहासन के दावेदार थे, उनकी मृत्यु के बाद जेकब सिंहासन पर बैठा और सेब्रन और ओरेगन के बीच युद्ध विराम की सुविधा प्रदान की। ओरेगन के प्रिंस के साथ शादी करके जेकब की वाइफ के अफेयर को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे जेकब के लिए ओरेगन पर भी अधिकार करने का एक अवसर पैदा हो गया। फिर फादर प्रिस्ट कहते हैं वहाँ पर सन जिन्होंने उन दोनों की भी शादी के लिए अरेंज किया था वह हॉलिनेस द पॉप थे। दूसरी ओर हम देखते हैं लूसी एलेक और गैस्टन को लेकर चर्च में जाती है। फिर लूसी कैंडल जलाती है और एलेक को कहती है एलेक आपने अन्नों में भी ऐसा ही किया है ना? मोमबत्ती को सावधानी से जला इस तरह से। फिर उनके पास बियांका थी और बियांका गैस्टन से कहती है गैस्टन तुमने क्या मांगा?
तो गेस्टन बियांका की तरफ देखता है और कहता है मैंने अपने छोटे भाई बहन के लिए प्रार्थना की है, वे जल्दी ही इस दुनिया में आ जाए ताकि मॉम डैड को और ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ सुन बियांका मन ही मन कहते हैं गेस्टन अगर आप उनकी कल्पना इस तरह से करेंगे तो ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ऐसी जगह चले गए जहाँ से वे कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, और जहाँ तक आपके भाई बहन का सवाल है वे तभी आएंगे जब 9 महीने पूरे होंगे। फिर अलग कहता है मैंने विक्की के लिए लंबे आयु की प्रार्थना की है मॉम। इस पे बियांका कहती है जब हम वापस जाएंगे तो बैनर और बैरनेस के लिए एक लेटर लिखेंगे। इसमें अलग कहती है मैं भी विक्की के लिए एक लेटर भेजूंगी। उन सभी को देखकर वहाँ पे निको आता है और वो कहता है डचेस और नो। बियांका निको को देखती है और चौंकती हुई कहती है ओ माय गुडनेस निको, आप बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हो और आप लाहौस कब वापस आए। इसमें निको बोलता है कुछ दिन पहले मैं प्रिस्ट फ्रांसीसी के साथ ही आया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं वापस आते ही आपसे और मैजेस्टी से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन ग्रेट चर्च के फादर ने मुझसे विनती की कि पॉप के दरबार में भेजे जाने वाले श्रद्धांजलि पेटी पर मैं डिजाइन बना दूं। मैं इस विषय पर प्रभारी फादर से चर्चा कर रहा था और कुछ दिन बीत गए। फिर निको एलेक और गेस्टन को देखकर चौंकते ही कहते हैं ओ माय गॉड, वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लेडी एलेक और लॉर्ड गेस्टन इतने जल्दी ही बड़े हो गए हैं। तुम दोनों को मेरी याद नहीं आई, मैंने उस साल अर्नो को छोड़ दिया था जिस साल लॉर्ड गेस्टन का जन्म हुआ था। निको को ऐसा देख लूसी पूछती है मैडम यहाँ कौन हो सकता है। इस पे बियांका कहती है लूसी यहाँ निको है, यहाँ अर्नो का एक आर्टिस्ट है। फिर निको बोलता है मैंने हाल ही में ही लाहौस में अपनी पढ़ाई पूरी की है, मुझे चारों ओर से मूर्तियाँ बनाने की रिक्वेस्ट मिलती रहती है और इन दिनों मैं यही कर रहा हूँ। तो लूसी कहती है एक मूर्तिकार, मैं नहीं जानती थी कि अर्नो में कोई ऐसा अमेजिंग व्यक्ति भी हो सकता है। फिर निको बोलता है मैं एक टाइम पे बच्चा था और चुपचाप मोमबत्ती बनाने का काम करता था। मुझे अभी भी साफ साफ याद है कि डचेस ने मुझे मूर्ति बनाने के लिए वैल्यूएबल मोमबत्ती दी थी, यहाँ दावा करते हुए कि यहाँ एक सजा है। अगर मैडम न होती मैं भी अपने फादर की तरह मोमबत्ती बना रहा होता। हालांकि इन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे सपोर्ट किया। मैं हमेशा से यही कहूँगा आपको, आप मेरे उदार करता हो योर मैजेस्टी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी उन दोनों बच्चों को सुलाती हुई कहती है ईश्वर अवश्य ही अर्नो से प्यार करता होगा। निको और मेरी जिंदगी में इतना बदलाव क्यों आया, ऐसा इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे है मैडम। आप तो संत भी है और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अर्नो से हूँ, इसके कारण मैं भी बच गई। अगर आप वहाँ नहीं गए होते मैं कभी भी अपने पति को छोड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। तो बियांका उससे कहती है आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो। लूसी यहाँ डिसीजन आपने लिया है, मैंने नहीं। आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की और यहाँ एक्शन लिया। आपके उस डिसीजन के लिए मुझे आप पर गर्व है। यहाँ सुन लूसी खुश हो जाती है और कहती है मैडम। तो बियांका कहती है अब जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं रूसी, क्या सर जोसेफ इतना भयानक था कि आपको भागने की जरूरत पड़ी रूसी। यहाँ सुन लूसी शर्माने लगती है और कहती है माफ करना, आप अचानक यहाँ बात क्यों उठा रहे हैं। तो बियांका कहती है उसकी हरकतें थोड़ी दिहाती थी, लेकिन मैं यहाँ बात बता सकती हूँ कि वहाँ अपने सच्ची फीलिंग को शुद्ध हृदय के साथ व्यक्त कर रहा था, लेकिन इस तरह से बहुत जोर से कहना यह शिष्टा नहीं है, केवल इसलिए कि उसके इस काम को माफ किया जा सकता है क्योंकि वो भोला है। अर्नो का उदारकर्ता होना और बच्चों की नैनी को परेशान करना ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आप उसके साथ अनकंफर्टेबल है तो मैं यहाँ श्योर करूंगी कि वो आपके पास ना आए। तो क्या मैं आपको यहाँ चूज करने के लिए कह सकती हूँ कि आप जोसेफ के साथ क्या करेंगे। फिर लूसी कहती है क्या मैडम आप उन्हें बाहर निकालने जा रहे हैं। तो बियांका कहती है अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल। फिर लूसी कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, उसने मुझे और एलेक को बचाया, मैं खुद ही उससे दूर रहूंगी। मैं नहीं चाहती जिस व्यक्ति ने मुझे वो अनकंफर्टेबल महसूस करे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूसी एक पेड़ के नीचे बैठी होती है तो एलेक और गेस्टन एक टियारे को बना के लेके आते हैं और लूसी को दिखाते हुए कहते हैं गेस्टन और मैंने इस पर एक मंत्र बोला है ताकि तुम्हें बेहतर महसूस हो लूसी। तो लूसी इसे पहनती है और उन दोनों बच्चों को हक करते हुए कहती है थैंक यू एलेक और गेस्टन। फिर एलेक बोलता है अब जब आप बेहतर महसूस कर रही है तो क्या आप 4 पत्ती वाली तितलियां घास की तलाश करना चाहते हैं। यहाँ कहकर वो दोनों लूसी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ सर जोसेफ विंडो से देखता है और फिर उदास होने लगता है। तभी उसके बाद सभी आता है और वो कहता है मैंने सब कुछ सुना सर जोसेफ। सभी को देख जोसेफ डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सर सोबे। तो सोबे बोलता है मैंने सुना है कि आपके मन में मिस लूसी के लिए शारीरिक भावनाएं हैं। मैंने तो यहाँ भी सुना है कि आपने सोचा कि वो मेरी वाइफ है। यहाँ सुन जोसेफ शर्माने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या आपने कैसे किया। इस पे फिर रॉबर्ट बोलता है क्या आप नहीं जानते कि बच्चे कितने बोलते हैं। फिर सभी बोलता है आप लेडी एलेक और लॉर्ड गेस्टन के सामने बात भी नहीं सकते, वो सारा दिन आपका मजाक बनाते रहेंगे। खैर इसे एक बुरा टाइम ही समझिए। तो रॉबर्ट बोलता है अगर आप एक पुरुष है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्यार का इजहार कैसे करे। जिसे सुन सभी चौंक जाता है और वो कहता है रॉबर्ट आप ओल्ड मैन की तरह बात क्यों कर रहे हैं। उसे ऐसा करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी जिससे दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो सकती है। और यहाँ बहुत ही
इम्पोर्टेंट है मिस लूसी ने क्या क्या सहा। फिर रॉबर्ट बोलता है हाँ ये सच है। यहाँ सुन जोसेफ हैरानी से कहता है क्या उसके साथ कुछ हुआ लाहौस में किडनैप होने के अलावा। इस पे सभी बोलता है ओहो है भगवान, मैं अपना बड़ा मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता। फिर रॉबर्ट कहता है मुझे माफ करना लेकिन यह ऐसी बात ही नहीं है जो हम आपको बता सके। आपको कहानी को सुनने के लिए मिस लूसी से पूछना होगा। यहाँ सुन जोसेफ घबराने लगता है और नीचे बैठकर कहता है हो मुझे नहीं पता और मैं किसी बात के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मैंने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसे इस तरह से देख रॉबर्ट पूछता है आपकी एज कितनी है सर जोसेफ। तो जोसेफ बोलता है मैं अभी तक 20 साल का नहीं हुआ हूँ। इस पे फिर सभी बोलता है तो फिर मैं आपको उस आदमी की कहानी बताऊंगा। यह बैरन गैस्पर द रैंडन की कहानी है जिसने एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपने प्यार को जीत लिया। वहाँ पहली बार लेडी इवोन से एक सर्दियों में मिला था और उसके बाद वहाँ बस यही करता रहा कि वो पूरे टाइम उसके साथ रहा। लेकिन उस साल जब उसने उसे ऑल सेंटी के दिन शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ सुन फिर रॉबर्ट बोलता है तो जो वो कहने जा रहा है वो ये है अगर आप उसके पास रहोगे तो आपको एक दिन मौका मिलेगा अपने सच्ची फीलिंग को बताने के लिए। बेशक दूसरी बात समय का अधिक महत्व होगा। यहाँ सुन जोसेफ को थोड़ा समझ में आता है और फिर वो कहता है वैसे आप दोनों कहीं जा रहे हैं, आपने आउटफिट बहुत अच्छी पहनी है। तो सब हंसते हुए कहता है हाँ बे है ना। फिर रॉबर्ट कहता है वैसे आज हम। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जयश्री प्रियंका से कहता है दो लोगों की बीच मैरिज के लिए एक मीटिंग रखना जिसमें उसे प्लान करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो प्रियंका कहती है दोनों लेडीज को पास्टे में मैडम एबुबी द्वारा संरक्षण दिया गया था। मैंने हाउस द एबुबी के बेटियों से सुना वो शादी से पहले डेट पर जाने की इच्छा रखते थे। तो चेचरी कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस लेडीज से ज्यादा रॉबर्ट और सॉबी के बारे में टेंशन में हूँ। शादी के बारे में रॉबर्ट जो सोचता है वो आश्चर्यजनक रूप से पुराने जमाने के हैं और सभी अपने स्वतंत्र के कारण वो दर्दनाक अंगूठे को लेकर बाहर निकलता है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ और मैं खुद को नहीं रोक पाता। फिर वो एक सर्वेंट से कहता है यहाँ बहुत ही सुंदर गाउन है लेकिन यह बहुत ही खुला हुआ है, क्या ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जिससे कि कंधों को और गर्दनों को ढका जा सके और उससे दम ना घुटे। तो वो सर्वेंट बोलता है मैं तुरंत ही एक लेके आऊंगा योर मैजेस्टी। फिर प्रियंका जयश्री का कॉलर को पकड़ते हुए कहती है चिंता मत करो जयश्री, सर सॉबे और सर रॉबर्ट दोनों अपने भाई है जिन पर हम गर्व करते हैं। मैं श्योर हूँ कि वो लेडीज उनसे दूर नहीं भागेगी। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं सॉबे और रॉबर्ट एक गार्डन में होते हैं। तो सॉबे बोलता है वे लेट हो गए हैं, क्या उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो रॉबर्ट कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, कोई ने खुद यहाँ मीटिंग तैयार की है। फिर सॉबे बोलता है अगर ऐसा है भी तो हम एक नाइट है जो बैटलफील्ड में घूमते थे, वे सोच सकते हैं कि हम रूट नाइट है और इस डर से वे भाग गए होंगे। मेरा मतलब है कि तुम अच्छे दिखने वाले आदमी हो लेकिन मेरे चेहरे और बाकी जगहों पर बस कटने के निशान हैं। यहाँ सुन रॉबर्ट परेशानी में मनी मन कहता है यहाँ सही है, सॉबे हमेशा से ऐसा ही व्यक्ति रहा है जो इस बात की बहुत परवाह करता है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। और वो कहता है बहुत निशान इस बात का सबूत है कि आपने अपने जीवन को अपने टैलेंट के ऊपर जिया है। हमें बस इस बात के लिए प्रे करना होगा कि वे अच्छे लोग हो और वे आपके हर बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। फिर सॉबे बोलता है ओह अब जब आपने प्रे का जिक्र किया है तो मुझे कुछ याद आ गया, मुझे उसे एक गिफ्ट देना चाहिए था और उसे मेरे लिए प्रे करने के लिए कहना चाहिए था। वहाँ एक जीवित संत है इसलिए उनकी प्रार्थना महादेव में सबसे अधिक शक्तिशाली होगी। यहाँ सुन रॉबर्ट मनी मन कहता है वो अपने मास्टर का शोषण करने के बारे में कैसे सोच सकता है। फिर वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है अब सर रॉबर्ट और सर सॉबे ऑफ ऑर्नो से है, मैं लेडीजों को लेके आई हूँ। यहाँ सुन सॉबे उनकी तरफ देखने लगता है और मनी मन कहता है बे आ गए। फिर दो लेडी वहाँ से आ रहे होते हैं, उन्हें देख सॉबे मनी मन कहता है ये बे लेडीज है जिनके साथ हम शादी करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। फिर वे दोनों लेडी उनके पास आती है और उनमें से ब्लैक हेयर वाली लेडी बोलती है मेरा नाम ब्लेस द टेल्यूस है, मैं विस्काउंट टेल्यूस की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरे फादर मार्केट न्यूट्री के घराने के मेन बटलर है। फिर रेड हेयर वाली लेडी बोलती है मेरा नाम इबा है, मैं व्यक्तिगत कारणों से नहीं बता सकती कि मैं किस फैमिली से हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉबे मनी मन कहता है वो कितने क्यूट है और वो कहता है हम सॉबे और रॉबर्ट है ऑर्नो से, आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज आइए हम यहाँ पे बैठते हैं। फिर वो चारों एक जगह पे बैठते हैं। तो रॉबर्ट बोलता है वैसे क्या शादी के लिए मीटिंग यहाँ आमतौर पर ऐसी ही होती है जहाँ पे लोग एक टेबल के चारों ओर बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं हेक्टर ऑटो के पास जाता है और वो कहता है योर मैजेस्टी। फिर ऑटो पीछे मुड़ के देखती है तो उससे मिलने के लिए म्यूरल और कैथल के थर्डान आती है, उन्हें देख फिर ऑटो कहती है वेलकम। इसमें म्यूरल कहती है कि आप ठीक है मैजेस्टी। तो ऑटो कहती है हाँ म्यूरल आप भी अच्छे होंगे मुझे विश्वास है। तो म्यूरल कहती है यस योर मैजेस्टी। फिर कैथल की थर्डान कहती है हमें अपना गार्डन उधार देने के लिए थैंक यू, वहाँ महिला दो नाइटों के साथ मिलने गई है। इस पे ऑटो कहते नहीं मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ फैक्ट्री की आप उन महिलाओं की संरक्षण बनने के लिए सहमत हो गई है।
इसलिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। फिर ठडान कहती है, लेकिन योर मैजेस्टी, क्या यह सच में ठीक रहेगा अगर चीजें वैसे काम नहीं करती? यहाँ दोनों नाइटो और अन्नो के लिए काफी अशिष्टाचार होगा। मैं स्पेशली इस बात को लेकर टेंशन में हूँ कि डचेस और अन्नो का रिएक्शन क्या होगा। तो ऑटो कहती है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर का सिंबल वुल्फ है, लेकिन कभी कभी मुझे अन्नो के लोगों में शक्तिशाली दृढ़ संकल्प का एहसास होता है। उनमें किसी भी चीज का उपयोग करने की इच्छा शक्ति होती है और वे इन्हें पकड़कर और उठाकर अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं। उन्होंने मुझे जो रॉयल फैमिली का मेंबर था उनको भी यूज करने में संकोच नहीं किया। अगर चीजें अलग हो जाए तो बियांका नाराज हो सकती है, लेकिन फिर भी जब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ मीटिंग सेवरन के लिए है, ना कि अन्नो के लिए। अन्नो की क्वीन और वे दोनों नाइट शॉट थे कि यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे। फिर हम पहले सीन में देखते हैं, सब हैरानी से कहता है कि आप मजाक कर रही है, आपने अभी तक स्टेट थिएटर नहीं देखा है। इसमें ईवा बोलती है, मैंने महल में कवियों और संगीतकारों को देखा है, लेकिन तो सभी कहता है महल के अंदर शराब के साथ संगीतों का आनंद लेना यह बहुत ही अच्छा है। स्ट्रीट थिएटर वहाँ जगह है जहाँ पे आप दुनिया के हर एक चीजों के बारे में सुन सकते हैं। ऐसी कई कहानियाँ जिसे वास्तविक घटनाओं को लेकर मनोरंजक तरीके से दिखाया जाता है। इस पे ईवा कहती है, मुझे जानने की एक्साइटमेंट हो रही है कि इन दिनों किस तरह की कहानियाँ लोकप्रिय हो रही है। तो सभी बोलता है, वह मंडली जो बसंत ऋतु के आरंभ में और आई थी, पूर्व के ड्यू के बेटे के बारे में एक नाटक मंच रखा जिसमें कि वो शादी से पहले भाग गया था। इस पे ईवा बोलती है, एक ड्यू का बेटा जो शादी से पहले भाग गया था। तो सभी बोलता है, हाँ, वह आदमी पड़ोस के देश के प्रिंसेस से शादी करना चाहता था, इसलिए वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था जिसकी हैसियत उसकी अपनी हैसियत से मेल नहीं खाती थी। हालांकि भागने के दौरान एक दुर्घटना में उसकी प्रेमिका की मौत हो गई और इस नाटक को देखकर मैं रो पड़ा। इसमें ईवा बोलती है, क्या यह एक सच्ची कहानी है? यहाँ कहानी किस क्षेत्र की है? और मुझे यहाँ जानने की बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि यहाँ कहानी किस क्षेत्र से आई। मुझे यहाँ जानने में भी दिलचस्पी है, लेडी ब्लेच और सनलाइट इतने शर्मिले क्यों हैं? आप दोनों मुझे और सर सोबे को ही बात करने दे रहे हैं। यहाँ सुन रॉबर्ट चौंक जाता है। तो सभी कहता है, यहाँ सही कह रहे हैं रॉबर्ट, आप इस तरह से चुप रहकर बहुत ही रूड व्यवहार कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट कहता है, नहीं, बात बस इतनी सी है कि आप दोनों बात कर रहे थे, इसलिए मैं। इस पे फिर ईवा कहती है, सर सोबे, क्यों ना हम इनमें से एक शर्मिले व्यक्ति को डेट पर ले जाए। यहाँ सुन वे दोनों चौंक जाते हैं और सभी कहता है, यहाँ बहुत ही ग्रेट आइडिया है लेडी ईवा। फिर वो ब्लेस से कहता है, तो फिर अगर आप बुरा ना माने लेडी ब्लेस तो आप मेरे साथ आइए। इस पे ब्लेस घबराती हुई कहती है, हाँ वो फिर ठीक है, और वो ईवा की तरफ देखने लगती है। तो ईवा इशारा करके उसे जाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ईवा रॉबर्ट से कहती है, क्या आपको तब बेचैनी होते जब आपके गार्जियन आसपास नहीं होते? इस पे रॉबर्ट बोलता है, अगर हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं उसका गार्डियन हूँ। बहुत सच में तेजी से समझ नहीं पाता है, इसलिए वहाँ लेडी ब्लेस को नाराज कर सकता है। इस पे ईवा कहती है, ओ मैं, हाँ मैंने देखा, जब कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता है तो उसकी सुंदरता को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। आप बहुत ही अच्छे आदमी है सर रॉबर्ट। इस पे रॉबर्ट बोलता है, अगर मैं आपको इंटेलिजेंट लगूं ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि सर सोबे का व्यक्तित्व का प्रभाव मुझ पर पड़ा है और मैं एंजॉयमेंट से ज्यादा ही दूर रहता हूँ। तो ईवा कहती है, आप बहुत ही जिद्दी व्यक्ति है ना? बाहर से काम करने वाले कुलीन पुत्र बहुत ही रेयर होते हैं। यहाँ सुन रॉबर्ट चौंक जाता है और ईवा कहती है, आप मुझे ऐसे रिएक्शन से देख रहे हैं जैसे आप कह रहे हो कि उसे कैसे पता चला कि मैं कुलीन हूँ। बचपन में सीखी गई जीवन शैली की आदतें बड़े होने पर भी बहुत मुश्किल से जाती है। आपके फैमिली ने आपके बाएं हाथ के यूज को सुधारने की बहुत ही कोशिश की होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने लास्ट तक इसे ठीक नहीं किया। मुझे आप जैसे लोग पसंद है सर रॉबर्ट। यहाँ सुन रॉबर्ट चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, अचानक। फिर ईवा कहती है, मैं उस जिद की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप अपनी इच्छा को झुकाने से इनकार करते हैं। यह आश्चर्यजनक और आनंददायक बात है कि आपके पास ऐसा साइड भी है, इसलिए मैं आपसे प्राइवेटली बात करना चाहती थी, तो प्लीज चिंता मत करना। फिर रॉबर्ट कहता है, क्या आप सच में इसे कहेंगे एक मैरिज मीटिंग? लेडी ईवा, आपने अपने रिएक्शन को सोबे के मूड और उनके पसंद के अनुसार बनाई और उसे कुछ बातों को बोलने के लिए प्रेरित किया ताकि वहाँ स्थिति पैदा हो जाए जैसा आप चाहते हैं, ताकि जिस व्यक्ति के साथ आप सच में बात करना चाहते थे वो आपके साथ बना रहे। बातचीत को बढ़ावा देने के लिए सब्जेक्ट को नेचुरली बदल दिया, लास्ट तक इसे अपनी इच्छा दिशा में ले जाने के लिए। यहाँ बहुत ही एडवांस रिटोरिकल टेक्निक है। अगर आप ऐसे पर्सन है जो ऐसे मामलों में एजुकेट है, जो आप बताना नहीं चाहते हैं वो आपके घर का नाम नहीं है, वो आपका स्टेटस है, तो कौन है आप? यहाँ सुन ईवा स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, आप बहुत ही फैंटास्टिक पर्सन है सर रॉबर्ट, क्या आप मेरे साथ चेस खेलना चाहेंगे? फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, लूसी कहती है, योर मैजेस्टी मैडम। तो वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलेक लड़कियों के आउटफिट में आती है और उसे देख लूसी कहती है, एलेक इस ड्रेस को पहनकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। वो कह रही है कि वो वेस्टर्न जैसा पैंट पहनना
पहनना चाहती है। इसमें प्रियंका कहती है वहाँ गाउन में अनकंफर्टेबल महसूस करती है क्योंकि उसे जो भी आरामदायक लगता है वो उसे पहनती है। फिर लूसी कहती है तो क्या मैं उसे सूट पहना दूं मैडम? फिर प्रियंका कहती है हाँ, लेकिन अक्सर लोग उसे छोटे बालों के कारण लड़का समझते हैं। फिर जेचरी इसके पास जाता है और वो कहता है मुझे लगता है कि आप इस ड्रेस में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें अलग बोलता है लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। फिर प्रियंका अलग को देखती है और कहती है फिर भी अलग को ऐसे लड़के जैसा दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक बड़ी समस्या होगी उस दिन जब वो अचानक गुस्से में दिखने लगे और मुझ पर चिल्लाए कि आपने मुझे असुविधाजनक कपड़े पहनाए। तो लूसी कहती है यह सच है, लेकिन मैं पर्सनली जानती हूँ, लास्ट का हर कोई जानता है कि एलेक कितना प्यारा है। इसमें जेचरी भी बोलता है हाँ, मैं लूसी से सहमत हूँ। यहाँ सब देख गस्टन एलेक के कानों में कहता है तुम क्यूट लग रही हो एलेक। इसमें एलेक कहती है तो फिर क्या आप इस ड्रेस को पहनना चाहेंगे गस्टन? तुम भी बहुत ही सुंदर दिखोगे क्योंकि तुम मेरे से छोटे हो। तो गस्टन बोलता है मैंने यहाँ कभी नहीं पहना है। इस पे एलेक बोलती है मैंने भी इसे कई बार नहीं पहना। उसी टाइम रॉबर्ट वापस आता है और वो कहता है मैं आ गया। रॉबर्ट को देख सभी चौंक जाते हैं और प्रियंका कहती है सर रॉबर्ट आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और मैरिज मीटिंग के बारे में क्या हुआ? रॉबर्ट के साथ ईवा भी आती है और वो कहती है मुझे माफ करना, जिसे देख सभी और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। और रॉबर्ट कहता है हम एक साथ चेस खेलना चाहते हैं, क्या हम इस सिटिंग रूम का यूज कर सकते हैं? इस पे जेचरी कहता है हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ो। फिर रॉबर्ट बोलता है इस तरफ लेडी ईवा। फिर ईवा कहते हैं मैं बाद में आपका अच्छे से स्वागत करूंगी योर मैजेस्टी। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और प्रियंका जेचरी से कहती है वहाँ मीटिंग में आई लेडी में से एक है ना? और वो सर रॉबर्ट के साथ ऐसे हुआ और सभी कहाँ गए? फिर हम दूसरी ओर देखते हैं बेलिस एक जगह बैठी हुई होती है। तभी उसके पास कुछ शराबी आते हैं और वो कहते हैं यहाँ क्या है? क्या आप अकेली है छोटी लेडी? आप किसी कुलीन घराने की लेडी लगती है, आप यहाँ पे क्यों आई है? उन्हें देख बेलिस डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो उन दोनों में से एक शराबी बोलता है अरे चले भागो मत, अगर आप बोर हो रही है तो हम आपके साथ मजा कर सकते हैं। फिर बेलिस भागती है सभी से टकराती है तो सभी बोलता है ओहो क्या आप ठीक है लेडी बेलिस? इसमें बेलिस कुछ भी नहीं कहती। फिर सभी उनको देखता है और गुस्से में कहता है अरे दोस्तों अगर आप नशे में है तो घर जाइए, नहाइए और सो जाइए। सभी की आवाज सुन के भी डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी बेलिस से कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपको चौंका दिया। मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ और सिर्फ मैंने आपको रूट साइड ही दिखाया है। वे रास्पबेरी में सिरप बना के भेज रहे थे इसलिए मैं इसे शेयर करने के लिए ले आया। लेकिन बेलिस बहुत ही डरी हुई होती है और वो कुछ भी नहीं कहती। उसे ऐसा देख सभी बोलता है लेकिन आपको इसे खाने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेला ही खा सकता हूँ। तो बेलिस डरती हुई कहती है नहीं, बात बस इतनी सी है कि यहाँ पहली बार है जब मैंने किसी आदमी को ऐसे चिल्लाते हुए देखा। यहाँ सुन सभी चौंक जाता है और वो कहता है मैं मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस करें और वापस लौटना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर वो सोबे को देखती है और उस रास्पबेरी को देखती है और कहती है सर सोबे क्या आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? आप मुझे कई तरीके से कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। आप लेडी ईवा से बात करते हुए काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। यहाँ सुन सोबे चौंकते हुए कहता है क्या लेडी ईवा के साथ बातचीत? फिर सोबे बेलिस के पास जाता है और धीरे से कहता है यहाँ एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना। रॉबर्ट अन्य यंग लेडी और कुलीन लड़कों के बीच बहुत ही फेमस है। ऐसे कई अफसर आए की लेडी से मेरे बातचीत में शामिल हुए लेकिन वो रियल में रॉबर्ट में रुचि रखते थे। मेरा मतलब यहाँ है पहले जो उस पर विचार करते हुए लेडी ईवा ने बिना किसी हिचकिचाहट के रॉबर्ट को उस व्यक्ति के रूप में चुना जिसे वो डेट करना चाहती थी। लेकिन रॉबर्ट एक तरह से चौकोर व्यक्ति है इसलिए उसे ठगी लेडीज से निपटने में कठिनाई होती है। वहाँ एक अच्छे रख रखाव वाला आदमी है तो मैंने लेडी ईवा से बात करके उनके लिए एक अच्छा मंच तैयार किया। यहाँ से बेलिस हंसने लगती है तो सभी बोलता है ओह आप भी हंस रहे थे। इसमें बेलिस बोलती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो सभी बोलता है हाँ तुमने किया, मैंने सुना है, आप हंस रहे थे। फिर ईवा कहती है खैर मैंने यहाँ सब नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद बेलिस उस बेरीज को खाती है और उसे यहाँ शहद जैसा लगता है। तो सब इससे कहता है मुझे माफ करना कि मैंने पहले चिल्लाया, मुझे आपको चौंकाने का कोई भी इरादा नहीं था। यह एकमात्र तरीका है जो मुझे पता है कि शराबियों को मुट्ठी बंद करके भगाया जाता है। इससे बेलिस कहती है मेरी फैमिली में केवल लड़कियां हैं और जिस मार्गरेट की हम सेवा करते हैं उसकी भी केवल लड़कियां हैं और क्योंकि यहाँ मामला है इसलिए मुझे पुरुषों से बात करने में बहुत ही कठिनाई होती है। लेकिन अब तो एक नाइट है इसलिए मुझे और ज्यादा उलझन हो रही थी कि मैं आपसे किस तरह से बात करूँ। और प्लस खैर यहाँ भी एक सीक्रेट है। वह नाटक जिसके बारे में आपने पहले बताया था ड्यूक के बेटे के बारे में जो शादी से भाग गया था, मेरे लिए कुछ भी कहना और भी कठिन था क्योंकि मैं यह कहानी को जानती थी। यहाँ सुन सभी और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ओह तो आपने भी यह नाटक देखा लेडी बेलिस? तो बेलिस बोलती है कि मेरा मतलब यहाँ नहीं था। तो सभी बोलता है मुझे पता था, वह नाटक मंडली वो अभी भी घूमते रहते हैं और अगर हम जल्दी लौट जाए तो यह मैजेस्टी का अपमान होगा जिन्होंने हमारे लिए यहाँ मीटिंग प्लान किया है। तो चलो एक नाटक देखते हैं।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी और विलेज एक नाटक देखने के लिए जाते हैं। फिर उस नाटक में एक कैरेक्टर बोलता है, चलो हम भाग चलते हैं फोर्स नाइट, मैं तुम्हें छोड़कर पड़ोसी देश की प्रिंसेस से शादी नहीं करूंगा। इसमें फीमेल कैरेक्टर बोलती है, हे माय लॉर्ड, मैं पूरे दिल से आपसे प्यार करती हूँ। हालांकि यहाँ लंबा युद्ध तभी खत्म होगा जब आप प्रिंसेस से शादी करेंगी। अगर हम भागकर और सब कुछ त्याग कर शादी करेंगे तो क्या हमें शांति मिलेगी? क्या इसे सचमुच खुशी माना जाएगा? अपने फैमिली और डेची के बारे में सोचे जो युद्ध से पीड़ित है। फिर मेल कैरेक्टर बोलता है, मैंने अपने जीवन में कभी ड्यूक के बेटे के रूप में अपने पोजीशन पर इतनी गहरी नाराजगी नहीं जताई थी। एक हाई टाइटल जिसमें आप अपने प्यार के साथ नहीं रह सकते, यहाँ किसी प्रकार की गरीबी से ज्यादा नहीं है। उस नाटक को देख सोबे रोने लगता है, जिसे विलेज देखती है और सोबे के हंकी देते हुए कहती है, सर सोबे। तो सोबे बोलता है, थैंक यू। इसके बाद वे दोनों फिर से उस नाटक को देखने लगते हैं और विलेज मनी मन कहती है, मैं देख रही हूँ कि वे भागने में अवेलेबल थे, फिर भी जो नहीं बदला वो है उसका सेपरेशन। नाटक खत्म होने के बाद वे दोनों वहाँ से कहीं और जाके बैठते हैं और सबे कहता है, फर्स्ट नाइट की मृत्यु के बाद क्या आपको लगता है कि ड्यूक के बेटे ने प्रिंसेस से शादी की होगी? वे कहते हैं कि यह नाटक एक सच्ची कहानी पर आधारित है, आपको क्या लगता है असली ड्यूक के बेटे और फर्स्टाइन के बीच क्या हुआ था? ऐसा कोई भी कुलीन पुरुष नहीं है जिसने पड़ोस राज्य की प्रिंसेस से शादी किया हो। क्या यह कहानी बहुत ही पुरानी है? इसमें विलेज बोलती है, क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने यहाँ वहाँ की कहानी बदल दी है? तो सबे बोलता है, किस तरह की कहानी? तो विलेज बोलती है, हो सकता है कि यहाँ शादी किसी प्रिंसेस की बजाय पड़ोस के राज्य के प्रिंस से हो गई हो। इस पे सोबे बोलता है, ओह, तो यहाँ ड्यूक का बेटा ना होकर ड्यूक की बेटी थी। तो इसका मतलब यहाँ है कि फोर्सनाइट वहाँ रियली में एक अमीर आदमी है, ना कि एक गरीब लेडी। तो अगर फोर्सनाइट अमीर होता तो कोई भी क्या विरोध करता शादी के लिए? इसमें विलेज कहती है, एक हाई पोजीशन जिसमें आप अपने प्यार के साथ नहीं रह सकते, यहाँ किसी गरीबी से कम नहीं है। यहाँ शायद सच है कि वे दोनों एक साथ नहीं रह पाए, इसका कोई कारण होगा। आपको क्या लगता है? बेशक मैं नहीं जानती कि असली फर्नाइट कौन है। फिर हम फर्स्ट सीन में देखते हैं रॉबर्ट और इवा वहाँ चेस खेलना शुरू करते हैं। रॉबर्ट को थोड़ा अच्छा खेलते हुआ देख इस पे इवा बोलती है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती, आप शतरंज में बहुत ही अच्छे हैं सर रॉबर्ट, आप अपने पंचे को नहीं रोक सकते, एक बार भी नहीं। इस पे रॉबर्ट बोलता है, मुझे यहाँ पता है लेडी इवा, आपने मुझे कम आका, मैं ऐसा नहीं देखता, लेकिन मैं अर्नो की मिलिट्री ऑपरेशन प्लान बनाता हूँ। आपने मुझे शतरंज खेलने के लिए कहा, इसका मतलब आपको आपके खेल पर बहुत ही भरोसा है। मुझे लगता है कि ऐसे स्पेशली खिलाड़ी के खिलाफ बहुत ही बेस्ट रहना यहाँ आपके लिए अनादर होगा। इसके अलावा लाहौस पहुँचने के बाद मेरा एक ही अपोनेंट था, वो सोबे है, इसीलिए किसी नए खिलाड़ी के खिलाफ खेलना यहाँ मजेदार है। आप भी एक मजबूत ओपोनेंट है लेडी इवा। यहाँ सुन इवा हंसती है और कहती है, क्या पूरे खेल में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं थे? मेरी पहचान और मैरिज मीटिंग में आने के कारण मैंने ईमानदारी से सोचा था कि आप शतरंज का खेल छोड़ दोगे और वापस चले जाओगे। तो रॉबर्ट बोलता है, मुझे बचपन में सिखाया गया अपने मास्टर की गलतियों पर आपत्ति करना, यह भी एक निष्ठा का रूप है, इसलिए मैंने एक गलती की। मैंने गलती इसलिए की क्योंकि जो कुछ मैंने देखा और जाना वो उससे अलग था। मैं उसके पीछे हुए सच को पहचानने में असफल रहा। बेशक मैं आपकी पहचान और इस मीटिंग में आने के कारण को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, हालांकि मैं अहंकारी व्यवहार करने के लिए झिझकता हूँ। उस दिन जो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और ये चेकमेट जिसे देख वह चौंक जाती है और उस चेस को अच्छे से देखने लगती है। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, आपने खुले तौर पर यहाँ जीत हासिल की है। यहाँ से रॉबर्ट पहले खुश होता है और थोड़ी देर बाद कहता है, अरे नहीं, मुझे खेल पर पहले दाव लगाना चाहिए थे, जैसे कि तो मैं आपकी असली पहचान को जान सकूंगा। मैं बस जीतने के लिए अपना बेस्ट दे रहा था, इसलिए मेरे दिमाग से यहाँ बात निकल गई। इसमें इवा कहती है, इवा गिलिन नॉर्थलैंड, यह मेरा नाम है। मैं ओरेगन के ड्यूक नॉर्थलैंड की एकमात्र बेटी हूँ। जिस पर्सन से मैं शादी करूंगी उसे नॉर्थलैंड का ड्यूक का टाइटल मिलेगा। और अगर मैं अपने प्रपोजल में ड्यूक के टाइटल को ऑफर करूँ, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इवा वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे बियांका और जेचिरी आते हैं। तो रॉबर्ट उस बारे में सोचने लगता है जब इवा ने उसे ऑफर दिया था। फिर हम उसी सीन में देखते हैं रॉबर्ट बोलता है, ओरेगन के नॉर्थलैंड का ड्यूकल हाउस, क्या आखिरी ड्यूक नॉर्थलैंड ने अपना टाइटल वापस नहीं किया रॉयल फैमिली को क्योंकि उनका कोई बारिश नहीं था? यहाँ सुनी हंसने लगती है और फिर कहती है, ओह, तुम्हें इसकी जानकारी थी, मैं श्योर थी कि तुम्हें यहाँ पता नहीं चलेगा। यहाँ सुन रॉबर्ट मन ही मन कहता है, वो चिराने में बहुत आगे निकल गई है। और वो कहता है, लेडी इवा, आप सच में कौन है? तो इवा कहती है, चलो फिर से कभी शतरंज खेलेंगे। अगर उस बार आप जीते सर रॉबर्ट, तो तुम्हें मैं हर बात की सच्चाई बताऊंगी। फिर हम पहले सीन में देखते हैं रॉबर्ट का ऐसा सोचता हुआ देख बियांका कहती है, आपको क्या लगता है क्या हुआ? इस पे जेचरी बोलता है, काश मुझे पता होता। उसी टाइम वहाँ पे सोबे आता है और वो कहता है, आप दोनों क्या कर रहे हो? तो वो दोनों चौंक जाते हैं और बियांका कहती है, सर सोबे, सर रॉबर्ट ने अभी भी अपनी डेट खत्म की, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए। सर सोबे, यहाँ आपके लिए कैसा था? इसमें सोबे बोलता है, ओहो, लेडी इवा यहाँ तक आई। ओहो मैजेस्टी और मैडम, मैं इस मैरिज मीटिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी बातों को सुनकर रॉबर्ट भी वहाँ पे आता है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने।
उसे देख प्रियंका चौंकते हुए कहती है सर रॉबर्ट। फिर सभी बोलता है मैं जानता था तुम्हें भी यहाँ अजीब लग रहा होगा है ना। तो रॉबर्ट बोलता है मुझे पता नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे साथ कुछ अविश भी नहीं हुआ। और फिर वो दोनों साथ में कहते हैं मैडम और मैजेस्टी, मुझे लगता है कि इस मैरिज मीटिंग में बैठा हुआ कोई एजेंट हो सकता है। फिर सबे अपनी स्टोरी बताता है। हम देखते हैं सबे ब्लेस से कहता है आज का दिन बहुत ही मजेदार रहा। इसमें ब्लेस कुछ भी नहीं कहती तो सबे कहता है मुझे वहाँ रुमाल लौटाना है जो आपने मुझे दिया था, तो क्या आप फिर से मिलना चाहेंगे। यहाँ सुन ब्लेस चौंक जाती है। तो सभी बोलता है बेशक अगर आप नहीं चाहते तो बेझिझक मना कर सकते हैं, मैं तो बस मजाक करने वाला आदमी हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपके साथ सूट नहीं करूँगा लेडी ब्लेस। इस पे ब्लेस बोलती है आप गलत है सर सबे, आप बहुत ही मिलनसार है, आज का दिन दयालु और मजेदार था। यहाँ सुन सबे तुरंत ही बोलता है देन। तो ब्लेस बोलती है नहीं, आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में ना पड़े, मुझे माफ कर दीजिए सर सबे। यहाँ देख सबे चौंक जाता है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं सबे बोलता है मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसने मुझे इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है। उसका रिएक्शन उन सभी महिलाओं से अलग था जिनसे मैंने पहले कांटेक्ट किया था। इस पे फिर रॉबर्ट बोलता है मुझे अच्छा लगा कि आपको यहाँ पसंद आया, मुझे लगता है कि लेडी इवा लेडी ब्लेस की अपेक्षा आपकी तरह ज्यादा है। तो सभी बोलता है आप ठीक कर रहे हैं, मुझे आत्मविश्वासी लोग पसंद है जो अपने मन की बात कह देते हैं। लेकिन जब मैं लेडी ब्लेस से बातचीत कर रहा था मुझे अचानक ही सच का एहसास हुआ, उसका नाम ब्लेस द टुलूज है। यहाँ सुन सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और जचरी कहता है तो क्या। इस पे सभी बोलता है यहाँ मैडम की फैमिली नाम ब्लेस फोर्ड जैसा है, एक लेडी जो उस लेडी से रिलेटिव है जिसकी मुझे हमेशा सेवा करनी है, दूसरे शब्दों में वो शायद मेरी किस्मत वाली है। तो प्रियंका कहती है आप अपनी वफादारी को मेरे प्रति ध्यान में रखें, जब आपको एक साथी की तलाश है तो मैं भावुक हो गई सर सौबे। इस पे सौबे बोलता है इसके अलावा जब हम घूमते हुए बातें कर रहे थे मुझे बहुत ही कंफर्ट महसूस हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं रॉबर्ट से बात कर रहा हूँ। तो रॉबर्ट बोलता है मेरे जैसा। फिर सौबे बोलता है वहाँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, नाटक देखने के बाद भी हमारी बातचीत अच्छी रही, इसमें मुझे सच में राहत मिली। इसमें फिर जचरी बोलता है शायद इसलिए उसने कहा कि आप उसमें शामिल ना हो, मुझे नहीं मालूम वो क्या छुपा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बात से ज्यादा टेंशन में है कि आप उससे और अधिक प्यार करने लगेंगे। और लेडी इवा के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप उनसे शादी करेंगे तो आप ड्यूक नॉर्थलैंड बन जाएंगे है ना। इस पे फिर प्रियंका कहती है नॉर्थलैंड का ड्यूकल हाउस क्या सच में वो एग्जिट करता है। तो चचरी कहता है अगर सच कहे तो यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो कभी भी एग्जिट नहीं करती थी। घर के लास्ट उत्तराधिकारी ने अपने पद को त्याग दिया और फादर बनने के राह में चला गया। मैंने सुना है कि ड्यूक ने कोई भी बेटी गोद में नहीं ली क्योंकि वो रॉयल फैमिली से डिस्कनेक्ट है और उन्होंने प्रॉपरली ड्यूकल के टाइटल को रॉयल फैमिली को लौटा दिया। फिर प्रियंका कहती है क्या कोई राजा फादरी वर्ग का मेंबर बन गया। तो जचरी कहता है क्या आप भी उस व्यक्ति को जानते हैं, उसका धर्मनिरपेक्ष नाम एथलैंड और नॉर्थलैंड है, वह हॉलीपॉप एनकेल है। यहाँ सुन प्रियंका चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है प्रिस्ट फ्रांसीसी ने हॉलीपॉप का जिक्र किया था और वो कहती है मुझे इस बात पर बहुत ही बुरा लग रहा है सर सौबे और रॉबर्ट, यहाँ हो सकता है कि यहाँ मैरिज मीटिंग एक नाटक थी जिसे स्टेज के रूप में बनाया गया था और मुझे कुछ जानना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ब्लेस के सामने एक मेड वह इस रब वाली रसबेरीज लेके आती है और वो मेड कहती है यहाँ रही आपकी मिठाई रसबेरीज। तो ब्लेस उसे खाती है और सौबे के बारे में सोचने लगती है। उसी टाइम भाभी इवा आती है और वो कहती है ओहो ब्लेस मैं देख रही हूँ कि आपने अपना खाना शुरू कर दिया। उसे देख ब्लेस कहती है हेलो माय लेडी। फिर इवा वहाँ पे बैठती है और कहती है पिछले दिन सर सौबे के साथ आपकी डेट कैसी रही, आपने कहा था कि अगर आप मैरिज मीटिंग में शामिल होते हैं तो आप सब कुछ बता देंगे, आपने जो कुछ भी कहा उनमें से वो कितना सुना और वो किस पर विश्वास करता है। इसमें ब्लेस कहती है मैं उसे बताना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता सकी, सर सौबे इस मैरिज मीटिंग को लेकर बहुत ही सीरियस है मेरे और आपके ऑपोजिट। तो इवा कहती है मैं आपके एक्शन से देख सकती हूँ आपने संभवतः उसके साथ दूसरी मीटिंग के बारे में नहीं कहा, मैंने सर रॉबर्ट को कहा है कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगी। यहाँ सुन ब्लेस चौंक जाती है और इवा कहती है जैसे आपने कहा कि वो अच्छे आदमी थे और इस डेट के लिए सीरियस थे। सर रॉबर्ट न केवल इंटेलिजेंट थे बल्कि वे शतरंज के अच्छे खिलाड़ी है। यहाँ पहली बार है जब मुझे एक्सीलेंट हस्बैंड मटेरियल व्यक्ति मिला है, मैं इस अफसर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। यहाँ सुन ब्लेस चिल्लाती है कहती है माय लेडी। फिर इवा बोलती है इसलिए तुम भी इसे अपने हाथ से मत जाने देना ब्लेस, अगर वो आपको अच्छा व्यक्ति लगता है और उसे आप खोना नहीं चाहते तब उसे आपको अपना बनाना चाहिए। तो ब्लेस सौबे के बारे में सोचती है और कहती है लेकिन मैंने एक वादा किया था, मैंने लाइफ टाइम के लिए आप पर नजर रखने की कसम खाई है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो कहता है आपके खाने में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ माय लेडीज,
लेडी ईवा, सर रॉबर्ट ने आपको एक लेटर भेजा है। फिर ईवा वहाँ लेटर पढ़ती है और कहती है उसमें लिखा है कि सर सभी की इच्छा है कि अगली बार जब मैं सर रॉबर्ट से मिलूं तो वो आपसे फिर से मिलना चाहेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो यहाँ आपका आखिरी मौका होगा। आप क्या करना चाहेंगे ब्लेज? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बारिश हो रही होती है और ब्लेज और ईवा सौबे और रॉबर्ट से मिलने के लिए आते हैं। तो रॉबर्ट बोलता है आपका वेलकम है लेडीज, इस तरफ लेडी ईवा। फिर ईवा रॉबर्ट के पीछे पीछे जाती है और सौबे ब्लेज को देखता है और कहता है क्यों ना हम भी कहीं और चले। फिर वो वहाँ से एक जगह पर बैठने के लिए आते हैं। रॉबर्ट ने कहा है कि वो लेडी ईवा को फिर से देखेंगे, इसलिए मुझे लगा कि एक बैठक के बाद इसे रद्द कर देना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ काम बंद करने के लिए कहा था, तो अगर आप मुझसे नाराज है। इसमें ईवा कहती है मैं नाराज नहीं हूँ सर सौबे, मैंने रियली में सोचा, मैंने जो कहा उसे सुनकर शायद आप भी गुस्से में आ जाओगे। लेडी ईवा और मैंने आप दोनों को यूज करने की कोशिश की है। यहाँ कहते ब्लेस रोने लगती है, तभी सौबे ब्लेस का हैंकरचीफ निकालता है और उसे देता है। फिर वो कहता है मैंने यहाँ अनुमान ठीक लगाया था कि आप और लेडी ईवा हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और तुम दोनों ने कुछ छुपाया है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? फिर हम दूसरी ओर देखते रॉबर्ट ईवा को एक रूम में लेके जाता है और वहाँ पे पहले से ही बियंका होती है। उसे देख ईवा चौंक जाती है और बियंका कहती है क्या आप मुझे यहाँ नहीं बताओगे? आप दोनों के पास मुझे अपने प्लान में शामिल करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। फिर रॉबर्ट बोलता है मुझे विश्वास है कि यहाँ खेल भी मैंने जीत लिया, चेकमेट लेडी ईवा। यहाँ देख ईवा स्माइल करती है और फिर रॉबर्ट के छाती को छूकर आगे बढ़ने लगती है, जिसे देख रॉबर्ट मन ही मन कहता है उसने मेरी छाती को क्यों छुआ। और ईवा बियंका से कहती है हेलो संत बियंका, मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो बियंका कहती है मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि मैं आपको देखकर खुशी हुई, चाहे या शिष्टा के लिए क्यों ना हो। मुझे देखने की आपकी इच्छा का क्या कारण है? इसकी वजह से आप हमारी फैमिली के जागीरदारों के साथ छलकपट करने के हद तक चले गए। तो ईवा कहती है यहाँ उस भविष्य से संबंधित है जिसे आपने देखा और फिर वापस लौट आए। मैं उस भविष्य को देखना चाहती हूँ जिसमें प्रिंस जेकब और उसके मंगेतर और अगन के प्रिंस लगभग एक दूसरे से भिड़ गए थे, उनमें से सबसे खराब भविष्य। मैं तुमसे यहाँ इसलिए पूछ रही हूँ बियंका क्योंकि ऑरेगन के प्रिंसेस के साथ जेकब ने शादी करने का वादा किया था और वहाँ व्यक्ति मैं हूँ। यहाँ सुन रॉबर्ट चौंक जाता है और कहता है एक मिनट रुको, गदर जेकब के मंगेतर वहाँ जब जीवित था तब ऑरेगन में कोई भी कुमारी प्रिंसेस नहीं थी। तो बियंका कहती है सर रॉबर्ट मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? तो रॉबर्ट बोलता है लेकिन मैडम। फिर बियंका कहती है तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी उन फूलों की मैनेजमेंट याद है जो आपने मुझे सिखाया था। और वो अपना वेपन दिखाते हुए कहती है अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप दरवाजा खुला रख सकते हैं और उसके सामने खड़े हो सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप इतनी दूर रहे कि आप हमारी बातचीत को ना सुन सके। फिर रॉबर्ट ईवा की तरफ देखता है और बाहर जाके खड़ा हो जाता है। फिर ईवा वहाँ पे बैठती है और कहती है मैं देखती हूँ कि आपने जो भविष्य देखा है उसके बारे में कोई नहीं जानता। इसमें बियंका कहती है और नो में मेरे हस्बैंड एकमात्र व्यक्ति है जो इसके बारे में जानते हैं। मैं तुम्हें सच कहूंगी और जो तुम ऑरेगन की प्रिंसेस होने का दावा करती हो, मैंने जो भविष्य देखा है उसके बारे में आपको बताने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तुमने उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है जिन्हें मैं अपने हस्बैंड का भाई और उनका वफादार मानती हूँ, इसलिए मैं इस बात से गुस्से में हूँ कि आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि मैं सब कुछ बता दूंगी। तो रॉबर्ट उन्हें बाहर से देखता है और मन ही मन कहता है मैं इनका कोई भी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? क्या मुझे वापस अंदर चले जाना चाहिए? फिर ईवा कहती है मुझे खुशी है कि आप गुस्से में है बियंका, मैंने सच में यही आशा किया था कि आप गुस्से में आ जाओगे। संत के प्रकट होने के कारण ऑर्नो ने और सेबरन ने यहाँ युद्ध जीत लिया क्योंकि वहाँ जीत ईश्वर की इच्छा थी और आपके आसपास के सभी लोगों ने आपकी बहुत ही तारीफ की होगी। बेशक किसी ने भी यहाँ अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मेरा जैसा कोई भी शख्स हो सकता है। एक लेडी उस मोमेंट में सब कुछ खो दिया जब संत इस दुनिया में आई थी। मुझे बताया गया था कि जेकब की मुलाकात उनसे हुई थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे जेकब पॉप से मिलता है और कहता है मैंने सुना है कि पॉप के न्यायालय में एक आलेखित नियम है, अगला पॉप ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दूसरे रास्ते से आता होगा। अगला पॉप किसी ऐसे रास्ते का व्यक्ति नहीं होगा जो वर्तमान पॉप के मातृभूमि के साथ युद्ध में शामिल हो। क्या यह नियम पॉप के अपने लाभ के लिए होली नाइटों के ऑर्डरों को यूज करने से रोकने के लिए मौजूद है? फिर पॉप बोलता है यह सम्मेलन तब तक चलता रहता है जब तक कि हाई प्रीस्ट किसी डिसीजन तक ना पहुँचे। क्या आप मुझे यहाँ नहीं कहेंगे कि हमें एक ऐसा नियम लगाना चाहिए जिससे कि कैंडिडेट की संख्या कम हो जाए ताकि हाई प्रीस्ट जल्द से जल्द घर जा सके? तो जेकब बोलता है आप सभी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं होलीनेस। आपके पॉप चुने जाने के बाद आपकी मातृभूमि ऑरेगन के द्वारा सेबरन के साथ युद्ध किए जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पे पॉप बोलता है मुझे एक ड्यूक और एक नाइट का उत्तराधिकारी बनने के लिए पाला गया था, हालांकि युद्ध से प्राप्त विजय मेरे जैसे कायरों के लिए यहाँ कूरे है। मुझे पर बेईमानी का आरोप लगाया गया जब मैंने ऑरेगन के रॉयल फैमिली से अपने रिलेशन को तोड़ दिया और फादरी के मार्ग को अपनाया। मैं हमेशा ही महाद्वीप में युद्ध की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। अगर मैं अपनी मातृभूमि और भाइयों के लिए महत्वाकांक्षा रखता हूँ तो जीवन
मेंबर का यहाँ अपमान होगा। तो जेकब बोलता है सेवरन और कैस्टिल एक कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करने वाले हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्टर मेरे बड़े भाई का बेटा वहाँ कस्टिया के प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए सहमत हो गया। अगर मैं सेवरन का प्रिंस ओरागन के प्रिंसेस के साथ शादी करूँ तो ओरागन और सेवरन एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाएंगे। अगर महाद्वीप में सभी राजा एक फैमिली में आ जाए तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्या आप युद्ध को समाप्त करने का कोई और शांतिपूर्वक तरीका सोच सकते हैं? इस पे पॉप बोलता है यहाँ बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है सेवरन के प्रिंस। ओरागन में इस टाइम आपकी शादी के लिए कोई भी कुंवारी प्रिंसेस उपलब्ध नहीं है। तो जेकब इस्तेमाल करते हुए कहता है कोई प्रिंसेस नहीं है, लेकिन क्या किसी ड्यूकल की बेटी नहीं है? हालांकि आपने कहा है कि आपने एक सन्यासी बनने के बाद अपनी फैमिली से नाता तोड़ लिया है। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा करने में सफल रहे? वह आपसे संबंध है एक राजसी स्त्री जो शादी के बाद पैदा हुई थी। हालांकि यहाँ पता चल जाए कि वो सेवरन के मारागढ़ में है, एक ऐसा देश जो वर्तमान में युद्ध में लगा हुआ है। आपके धर्म के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? यहाँ सुन पॉप चौंक जाता है और कहता है क्या आपका उद्देश्य सच में युद्ध को रोकना है? आपके होठों से जो शब्द निकलते हैं वो धमकी जैसा लग रहा है। तो जेकब कहता है एक खतरा है, यहाँ सोचना ही बंद कर दीजिए। क्या आपने किसी अफसोस के बारे में नहीं लिखा अपने बेटी को लिखी हुई लेटर में? फिर जेकब एक लेटर निकालता है और उसे पढ़ते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हारी माँ को ना त्यागा होता, अगर मुझे ओरागन का ड्यूकल टाइटल वो विरासत में मिला होता, बजाय इसके कि मैं उसे त्याग देता, मैं बस यही तुम्हें दे सकता हूँ और आपने यही लिखा है इस लेटर में। तो पॉप अफसोस करते हुए कहता है सेवरन के प्रिंस आप क्या चाहते हैं? इस पे जेकब बोलता है अरेंज मैरिज योर हॉलीनेस। मैं भले ही दूसरा बेटा हूँ, लेकिन अगर जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ वो एक नाजायज संतान हो तो यहाँ समस्या होगी। इसलिए ओरागन के राजा से प्रार्थना करे कि वे आपकी बेटी को और शाही वंश में पुत्री के रूप में शामिल करे। इससे एक अच्छी बात समझे आपकी बेटी और मेरे बीच शादी होना सेवरन के दूसरे प्रिंस। यहाँ एक साथ ही उसके सन्नाटे को खत्म करना और महाद्वीप में शांति लाने की शुरुआत होगी। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और ईवा कहते हैं जैसे कि उस आदमी ने बताया था, मेरे फादर ने इसे एक अच्छी बात के रूप में सोचने का फैसला किया। क्या वह निश्चित रूप से अपने टाइटल को मुझे सौंपना चाहते थे? प्रॉब्लम यहाँ है कि वे नहीं जानते थे कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, बहुत ज्यादा। यहाँ सुन बियांका चौंकती है, कहती है आपका एक लवर भी है? तो ईवा कहती है मैं उसके साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। ओरागन में मेरे शानदार वापसी और दोनों राष्ट्रों के बीच शांति के लिए उसने किसी और से शादी कर ली। और फिर आप प्रकट हुए बियांका, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने वह टाइटल भी खो दिया जो मेरे फादर मुझे नहीं दे सके, एक मंगेतर का। और वह आदमी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसने मेरे खातिर किसी और से शादी कर ली। तो प्लीज मुझे बताइए ना उस भविष्य के बारे में जिसे आपने देखा था, जिसने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, सभी बोलता है लेडी ईवा ओरागन की रॉयल फैमिली से थी जिसकी सगाई प्रिंस जेकब से हुई थी। तो आप जानते थे कि उस मंडली का नाटक किसके बारे में था? क्योंकि इसमें ब्लेस कहती है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ यहाँ वही हुआ था। लेडी ईवा के बारे में अफवाह 2D मार्गरेट में प्रसारित हुई। यहाँ एक सर्वेंट का काम था जिसने पॉप के पास आई लेटर को देखा और समझा कि वहाँ किसके बारे में था। उन्होंने जानबूझकर लेडी ईवा के बारे में अफवाह फैलाई। मार्गरेट ने कहा कि यहाँ जानबूझकर किया गया और वहाँ व्यक्ति वहाँ प्रिंस जेकब का जासूस हो सकता है। लीडरशिप और पॉप दोस्ती थे जब पॉप एक मॉन्क थे। मुझे पता चला यहाँ वहाँ मित्रता थी जिसमें मार्गरेट को लेडी ईवा और उनकी मॉम को न्यूट्री में शरण देने के लिए कहा गया। उन्होंने यह बात छुपाई थी कि उन्होंने शत्रु राष्ट्र के राजा की नाजायज औलाद को यहाँ छुपा के रखा है, क्योंकि यहाँ माना जाता था कि राजनीतिक हेरफेर के लिए उसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता था। यहाँ सुन सभी बोलता तो फिर नाटक में ड्यूक की बेटी की प्रेमिका फोर्टनाइट के बारे में क्या, लेडी ईवा के प्रेमी के बारे में क्या हुआ? तो विलिस कहती है मार्गरेट में अफवाह को शांत करने के लिए और लेडी ईवा को ओरागन वापस भेजने के लिए उन्होंने किसी और से शादी कर ली। तो सभी बोलता है क्या यहाँ नाटक से अलग है? मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ जीवित है। तो लेडी ईवा जानती थी कि उनका अरेंज मैरिज भविष्य में सफल होगा। वह पूरी कहानी सुनना चाहती थी और इसलिए वह डचेस के पास चली गई। तब लेडी ब्लेस, आपने इस नाटक में भाग क्यों लिया? तो ब्लेस कहती है क्योंकि मैंने लेडी ईवा के प्रियजनों से वादा किया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। भले ही यह कहानी लेडी ईवा से मिले, लेकिन लेडी ईवा ने जो कुछ भी खोया उसे वापस नहीं मिलेगा। वह अपने जीवन के बाकी टाइम में एक थकाऊ रास्ते पर चलती रहेगी। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनके साथ दोस्ती बनी रहूंगी, अच्छे बुरे सुखद और दुखद समय में। मैंने कहा कि मैं लेडी ईवा पर नजर रखूंगी, उस व्यक्ति के लिए जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, ईवा कहते हैं उस अनजान भविष्य को आपने देखा और फिर आप वापस आ गए। प्रिंस जेकब से शादी करने के बाद मैंने एक गार्ड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया और लास्ट तक यही बहाना बन जाता है जिसके इस्तेमाल करके सेवरन ने ओरागन पर अपना लगाम लगा लिया। मैं उस आदमी के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकती। शादीशुदा जोड़े के बाद अच्छे संबंध तो दूर की बात है और केवल मुझे अपने स्वार्थ के लिए शोषित किया गया। मैं एक बेवफा पत्नी थी, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप यहाँ बात बना तो नहीं रहे हैं? उम्मीद है कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। वर्तमान की हालत कैसे है? ठीक है? तो बियांका कहती है मैं
अपने पिछले लाइफ के बारे में अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को नहीं बता पाई, क्योंकि उस लाइफ में मेरा भी एक अफेयर था। ठीक उसी तरह जैसे ओरेगन की प्रिंसेस ने प्रिंस जेकब से शादी किया था, मेरा भी एक अफेयर था, क्योंकि मैं यंग और अकेली थी। जब मेरा हस्बैंड युद्ध में मर गया तो उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया। यहाँ क्या तो यह कि उससे मुझसे जुड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि केवल वही जानता होगा कि उसके बाद औरों में क्या हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सोचती थी यहाँ मैच एक औजार है प्रिंस जेकब को आसानी से टेची को छीनने की अनुमति देने के लिए, क्योंकि जब मैंने ओरेगन की प्रिंसेस की बेवफाई के बारे में खबर सुनी मुझे बहुत ही तेज तेजी प्राप्त हुआ। जब मैं मठ में रथ की तरह खुद रोटी के टुकड़े को खा रही थी, मुझे उस प्रिंसेस के साथ अपना पहन का महसूस हुआ जो मेरी तरह उसी स्थिति में फंस गई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगी और यहाँ फेंकते कि आप मुझे मेरे तरह अप्रोच करोगे, यह अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी यहाँ नहीं सोचा था कि मेरा शक्तिशाली संघर्ष सबसे बुरे भविष्य को रोकने के लिए है। यहाँ एक ऐसा कृत्य था जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को हिलाकर रख देगा। अगर आपने भी उस लंबे सपने का अनुभव किया होता आप भी वापस होते। क्या आप मुझे अधिक समझ पाते? मुझे विश्वास है आप भी सबसे बुरे भविष्य को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की होती। यहाँ सुनी वो और भी ज्यादा रोने लगती है, जिसे देख रॉबर्ट मनी मन कहता है, लेडी ईवा वो क्यों रो रही है? फिर प्रियंका रॉबर्ट के पास आती है और कहती है, सर रॉबर्ट जब आपकी मेहमान शांत हो जाए तो उसे घर वापस ले जाए। यहाँ कहकर प्रियंका चली जाती है। फिर रॉबर्ट ईवा के पास जाता है। उसे देख ईवा कहती है, क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? क्या आप यहाँ देखना चाहते थे कि जिस लेडी ने आपका यूज किया वो कितनी बुरी तरह से रो रही है? यहाँ सुन रॉबर्ट ईवा के पास बैठता है और कहता है, वहाँ सच जो उजागर नहीं हुआ था, क्या वहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? मैं एक बड़े दिल वाला आदमी हूँ जो हमेशा एक उदास लेडी को कंधा देने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो आप फिर से मेरा यूज कर सकते हैं। तो ईवा रॉबर्ट के कंधे पे सिर रखती है और कहती है, सर रॉबर्ट क्या आप मेरे साथ फिर से शतरंज खेलना चाहेंगे? इस बार मैं जीतूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बियांका और जेचरी कहीं जा रहे होते हैं, तो बियांका मनी मन ईवा की बातों को सोचने लगती है, जिसे देख जेचरी बियांका के पास आता है। तो बियांका स्माइल करती है और फिर वो ऑर्डर से मिलने के लिए चली जाती है। तभी पीछे से सिलेन कहते हैं, वेलकम डचेस और नो मैजेस्टी जल्द ही आ जाएंगे। उसे देख बियांका मनी मन कहती है, वहाँ सेलिंदा बोलने हैं है ना? क्या हमारे बीच किसी प्रकार की मतभेद नहीं हुई थी? और इसके रिजल्ट में वहाँ लाहौस के उच्च समाज में पैर रखने के लिए अनेबल थी। इमोशन ऐसे ही होते हैं जबकि कुछ यादें जल्दी ही खत्म हो जाती है। पिछले लाइफ में मुझे जो सड़कों पर अपमान और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, समय समय पर वहाँ मेरे मन में पीड़ा पहुँचाती है। कैसा हो सकता है कि इस लेडी ने भी उसे पकड़ के रखा हो? क्या उसके मन में भी वहाँ लंबे टाइम से इमोशन दबी हुई है? फिर सिलेन कहती है, ओह मैजेस्टी मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ सुन बियांका चौंक जाती है और मनी मन कहती है, ओह यहाँ वही है ना, वो मेरे प्रति अभी भी नफरत रखती है। फिर सिलेन कहती है, यहाँ बहुत पहले की बात है, शायद आपको यहाँ याद ना हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बारे में सोचकर मुझे हमेशा बुरा लगता है और मैं अपना आभार भी तुम्हारे प्रति व्यक्त नहीं करना चाहती। जो अशिष्टा मैंने आपके सामने दिखाई, रियली में मैंने जो किया वो इतना घटिया था कि उसे अशिष्टा भी नहीं कहा जा सकता। टूर्नामेंट विक्टोरी बैंकेट में जो मुझे अपमान मिला उसके बाद भी मैं काफी लंबे टाइम तक गपशप में रही। वही अनुभव करने के बाद जो आपने सहा उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि उस दिन आपने जो मुझे समाज दिखाई वो सच में बहुत ही अच्छा था। और मैजिस्ट्री को भी धन्यवाद कि उन्होंने सजा के रूप में उनकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। अब मैं अपनी फैमिली की मदद के बिना ही अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर मैजिस्ट्री ने मुझे अपने पास ना रखा होता, मुझे पता चला कि मेरे फादर मेरे साथ बिजनेस करने का इरादा रखते थे, एक बुरे अमीर आदमी से शादी कराना जो दोबारा शादी करने के लिए चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को बदनाम कर दिया था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे डर था कि उस दिन की घटनाओं के बारे में बात करते ही आप नाराज हो जाओगे और इतने लंबे टाइम तक इस मामले को टालते हुए आखिरकार आप जाके मैं हिम्मत जुटा पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी माफी को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे कुछ लंबे टाइम तक बताना चाहती थी। तभी वहाँ पे ऑर्डर आती है और वो कहते हैं, सेलिन क्या आप कुछ मूवमेंट के लिए बाहर जा सकते हैं? ऑर्डर अपने गार्डन से आती है। फिर वो आकर अपने हाथों को धोती है और कहते हैं, मुझे भी आपसे माफी मांगनी है बियांका। गद्दार जेकब के ग्रुप के बारे में कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अंत तक विरोध किया, जैसे रॉयल मिग, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने जीवित रहने के लिए जानकारी बेची। पॉप की नाजायज संतान ऐसी ही खुफिया जानकारी में शामिल थी और मैं ही थी जिसने उसके साथ कांटेक्ट किया। मैं इस बात को लेकर बहुत ही क्यूरियस थी कि वो अभी भी सेवरन में क्यों रही। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ईवा ऑटो के पास आती है और कहते हैं, मेरा जन्म ओरेगन में हुआ होगा, लेकिन सेवरन वहाँ जगह है जहाँ पे मैं अपनों के साथ बड़ी हुई हूँ। अपने बगल में खड़े उस नाइट से पूछे, वो ऐसा लगता है कि जो अपनी मातृभूमि और उस स्थान के बीच के अंतर को समझता है, जो व्यक्ति अपने वफादारी का वचन देता है। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और ऑटो कहते हैं, उससे बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक दिलचस्प व्यक्ति है। सच को तो मैं उसे अपने साइड में चाहती थी। सच को तो उसे देखकर मेरे मन में ऐसी फीलिंग आई कि वो मेरे शासनकाल के लिए इंडिसिबल बन जाएगी। इसलिए मैं चाहती थी कि वो आपसे मिले बियांका। मैंने उससे कहा कि वो मीटिंग कैसे प्लान करेगी, यहाँ डिसीजन वो ले सकती है।
ईवा वो एक झलक पाने के लिए तरसी थी, वहाँ जीवन जो उसने खो दिया, लेकिन आपने हासिल किया था एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने प्रियजनों से घिरे हुए थे। तो प्रियंका कहती है वह मैं थी लेडी जो वर्तमान में एवेंजेलिन से गुजर रही थी, वही नरक जिससे मुझे पीड़ा हो रही थी, जिसे मैंने अपने पिछले लाइफ में झेला था। अगर मैंने जिस भविष्य का चुनाव किया है, अगर उसमें से किसी का शोषण और वर्तमान के डिसीजन लिया गया, तो क्या मुझे शांति नहीं बल्कि एक पापी कहा जाना चाहिए। इसमें ऑटो कहती है वह मोमेंट जब आप भविष्य को बदलने के लिए आगे बढ़े, कई लोगों का भविष्य बदल गया। मैं और मेरे कुछ लोग उन लोगों में से जिनके भविष्य में परिवर्तन आया है। अगर वे सभी पापी माने जाते हैं, तो क्या आप मुझे सेवरन की रानी को अपना साथी बनाना चाहेंगे। इस पूरी दुनिया में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिसने वह अनुभव किया है, वह पीड़ादायक भविष्य। अगर आप लेडी ईवा के जीवन के बारे में दोषी महसूस करते हैं, तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी जिससे कि मैं उसके भविष्य की जिम्मेदारी ले लूंगी। दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ और करूंगी प्रियंका। मैं लेडी ईवा को दिखाऊंगी कि आपने गलत चुनाव नहीं किया। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने कितने लोगों को सक्षम बनाया अच्छे भविष्य को चुनकर। मैं सेवरन का समय तक आपको सपोर्ट करना चाहूंगी प्रियंका। मेरा दोस्त जिसने भविष्य खोल दिया है, काउंटेस एवेंजेलिन नॉर्थियन, उसे सेवरन का वर्तमान में सबसे अच्छा राजनीतिक माना जाता है। वह ऑरेगन की हाई नोबल की एक नाजायज संतान मानी जाती थी, लेकिन उसकी माता पिता की पहचान अभी तक छिपी रही। वह ऑल्टोवस्टी की राजनीतिक सलाहकार थी। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक टाइम तक 3 शाही शासकों और एक शाही सम्राट की सेवा की। सेवरन के महाद्वीप एकीकरण के लिए आधार तैयार करना। एकीकरण के बाद उसे यहाँ अधिकार दिया गया। उसके योगदान के आभार प्रकट करते हुए उसकी मातृभूमि ऑरेगन के नॉर्थलैंड का क्षेत्र उसे सौंप दिया गया। फिर हम पहले सीन में देखते हैं प्रियंका मनीमैन कहती है सबसे पहले जो भविष्य बदला वो मेरा था, और भले ही मैंने जो किया उसे पाप माना जाता है, फिर भी मैंने उस रास्ते को चलना चुना क्योंकि लास्ट तक मैंने जो भी किया वह जेचरी के लिए था। यहाँ सोचते है वो जेचरी के पास जाता है तो जेचरी प्रियंका का हाथ पकड़ता है। तो प्रियंका कहती है जेचरी मैं दूसरा जीवन जीने की बजाय मरना पसंद करूंगी जहाँ पे मैं तुम्हें खो देती हूँ। और वो मनी मन कहती है मैं भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैंने इस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य चुना, तो इस पर विश्वास करना चाहिए जो मैंने चुना। यहाँ कहते हुए प्रियंका रोने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रियंका सौवे और रॉबर्ट से कहता है और इसलिए मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने आप दोनों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं मैजेस्टी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप दोनों उन लेडीजों के साथ जितना संभव हो सके उतना कम टकराए। इस पे सौवे बोलता है ओहो मैडम, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने लेडी विलेज से वादा किया है कि मैं मैजेस्टी के राज्याभिषेक के सेरेमनी में उनके साथ चलूंगा। फिर रॉबर्ट बोलता है मैंने भी लेडी ईवा से वादा किया है कि जब तक मैं लाहौर में रहूंगा मैं टाइम टाइम पर उनके साथ शतरंज खेलूंगा। यहाँ सुन वे दोनों चौंक जाते हैं और प्रियंका कहती है क्या आप दोनों इससे सहमत है। तो सौवे बोलता है खैर मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता इस पॉइंट में आगे बढ़ेगा, आखिरकार हमने गलत शुरुआत की है। हालांकि लेडी विलेज एक एक्सीलेंट बातचीत करने वाली साथी है। हमने जल्द ही मिलने और डांस प्रैक्टिस करने के लिए प्लान बना ली है। फिर रॉबर्ट बोलता है मैंने सोचा कि शतरंज में लेडी ईवा मेरे लिए एक अच्छी ओपोनेंट होगी। सर सौवे के पार्टनर होने से मैंने उनके खेल को पहले ही याद कर लिया है। यहाँ सुन सौवे रॉबर्ट से कहता है क्या ऐसा ही है, क्या तुम मुझसे परेशान हो रॉबर्ट। यहाँ सुन प्रियंका कहती है लेकिन अगर यह घटना नहीं होती तो आप दोनों को बेहतर लोग मिलते और शायद आप लोग शादी भी कर लेते। यहाँ सुन सौवे स्माइल करते हुए कहता है मैडम आप हमसे बहुत प्यार करती है। मैं श्योर हूँ कि जब सही टाइम आएगा मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी भी आ जाएगा, और अगर मुझे कोई नहीं मिलता है तो मैं रॉबर्ट के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकता हूँ। यहाँ सुन रॉबर्ट मनी मन कहता है आपने यहाँ डिसीजन क्यों ले लिया। फिर सौवे बोलता है एलेक, गस्टन और गैस्पर का नया बच्चा आने वाला है। मैं पहले से ही उनकी देखभाल ऐसे करता हूँ जैसे कि वो मेरे बच्चे हो, और मैं बच्चों का गार्ड बनकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं एलेक और गस्टन लूसी को घेर लेते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लूसी से मिलने के लिए जोसेफ आता है। यहाँ देख वो दोनों चौंक जाते हैं और लूसी बच्चों से कहती है एलेक, गस्टन वहाँ ठीक है, यहाँ आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन उसने हमें बचाया था। इस पे जोसेफ बोलता है ओह मुझे माफ कर दीजिए मिस लूसी, मुझे माफ कर दीजिए लेडी एलेक और लॉर्ड गस्टन, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप प्लीज आगे निकल जाओ। यहाँ कहकर गस्टन वहाँ से शर्माते हुए भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलेक कहते हैं क्या आप ठीक है मिस लूसी, उस नाइट से बचते रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनसे डरते हैं, है ना, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इसलिए डरो मत लूसी। तभी वहाँ पे सौवे आता है और वो कहता है ओहो तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो। उन्हें देख एलेक चिल्लाती है कहती है अंकल सौवे। फिर वे सभी हक करते हैं। उनको देख लूसी कहती है कि आप दोनों कुछ टाइम के लिए बच्चों की देखभाल करेंगे। तो रॉबर्ट बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर लूसी वहाँ से जाती हुई कहती है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। यहाँ कहकर लूसी वहाँ से चले जाती है और लूसी मनी मन कहते हैं एलेक, गस्टन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डरती हूँ। फिर वो जोसेफ से मिलती है और कहती है सर जोसेफ। लूसी की आवाज सुनकर जोसेफ चौंक जाता है और कहता है मिस लूसी। तो लूसी कहती है मैं पहले के लिए माफी चाहती हूँ, ऐसा लगता है कि बच्चों ने नोटिस कर लिया है कि मैं आपसे बच रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जिसने मेरी जान बचाई है उसके साथ ऐसा करना यहाँ अशिष्ट है, लेकिन मैं आपके प्रति अपने स्नेह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हालांकि मैंने अपने विचारों को ठीक से नहीं कहा है और आपको ऐसा अनुभव करना पड़ रहा है। तो जोसेफ बोलता है ओह मैं ठीक हूँ, सच में मैं अपने फीलिंग से निपटूंगा, इसलिए आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मिस लूसी।
तो लूसी कहती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों? क्या आपको मेरी जैसी लड़की क्यों चाहिए? तो जैसे बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम डरी हुई थी और तुम इससे अनकंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि बहुत दिन में ही वो व्यक्ति हो जिसे बारिश में सबसे पहले मदद मिली। तुम मेरे लिए मेरे उधार करता हो मिस लूसी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जोसेफ को एक नदी के पास। जोसेफ कहता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने सुना कि यहाँ भूस्खलन होता रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना भयानक होगा। इस बारिश में बाहर कैंप लगाना और पहाड़ पार करना यह असंभव है। हालांकि अगर मैं पहाड़ के नीचे जाऊँ और एक चक्कर लगाऊं तो मैं इस गाँव तक पहुँच जाऊंगा जहाँ मैंने रुकने का प्लान बनाया था। यहाँ कहते हुए जंगल में घूमता है और वो भटक जाता है। फिर जोसेफ एक पेड़ के नीचे बैठता है और कहता है, अरे नहीं, क्या मैं मरने वाला हूँ? लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा मास्टर नहीं मिला जिसके प्रति मैं अपनी वफादारी का प्रतिज्ञा दे सकूं। तभी जोसेफ को किसी की आवाज आती है और जोसेफ बोलता है, कोई गा रहा है। फिर जोसेफ उस आवाज का पीछा करता है और मन ही मन कहता है, जब तक कि यहाँ किसी भूत या राक्षस का काम ना हो जो मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा हो, यहाँ गाना यह मेरे लिए मार्गदर्शन है जो मुझे मुक्ति की ओर ले जा रहा है। यहाँ सोचते है वो उस गाँव में पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ गाना लूसी गा रही थी। फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और जोसेफ बोलता है, जो आवाज मैंने पहाड़ों में सुनी थी वह तुम्हारी आवाज थी लूसी। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने अपने विचारों को ठीक से नहीं कहा है। प्यार निश्चित रूप से मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ उसका एक हिस्सा है, लेकिन यह ज्यादा क्लियर है कि मेरी फीलिंग आपके लिए धार्मिक आस्था के करीब है। इस पर लूसी बोलती है, माफ करना। तो जोसेफ बोलता है, आप ही है जिन्होंने मुझे वह रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता था। मैं आपसे प्यार करता हूँ मिस लूसी। फिर हम नेक्स्ट सीन में रात का टाइम देखते हैं। बियांका अपने हॉल में आती है और वहाँ लूसी को देखती है। लूसी को देख बियांका कहती है, लूसी आप अभी भी जाग रही है? इसमें लूसी कहता है, क्या आपको सोने में कठिनाई हो रही है मैडम? क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? तो बियांका कुछ सोचती है और कहती है, क्यों ना हम साथ में किचन में चले और देखते हैं क्या मिलता है हमें। फिर वो दोनों किचन में जाके वाइन पीते हैं। वाइन पीने के बाद लूसी सब कुछ बियांका को कह देती है। यहाँ सुन बियांका कहती है, वो मुड़ के ऐसी बातें कह सकता है? मैं प्रभावित हुई। क्या कोई ऐसी बात है जो उसने नहीं कहा? इसमें लूसी कहती है, तो फिर मैं वहाँ से भाग निकली। इसका मतलब है कि वो मुझे बहुत ही खास मानता है, तो मुझे यहाँ सुनकर खुशी होगी, है ना? लेकिन उसके शब्दों की मुझे इससे डर लग रहा है। जब कोई व्यक्ति मुझे पसंद करता है, मुझे कुछ अच्छा बताओ जिससे कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ जब आपकी फीलिंग बदल जाती है तो यह कितना भयानक हो सकता है। अगर सर जोसेफ को मेरे बारे में सारी घटनाओं का पता चलेगा, क्या वो मुझे इसी दृढ़ता से एक्सेप्ट करेगा जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ? नहीं, इन सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके साथ मेरे पति ने बुरा व्यवहार किया। मुझे नहीं पता कि मुझे प्यार जैसी चीजों का पाने का कोई अधिकार है या नहीं। यहाँ कहते हैं लूसी रोने लगती है, जिसे सुन बियांका वाइन का एक पूरा गिलास पीती है और चिल्लाती हुई कहती है, मुझे तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड को पूरी तरह से मार देना चाहिए था। मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप हिचकिचा रहे हैं, आपके पास प्यार आ रहा है और आप उसे ठुकरा रहे हैं उस इंसान की वजह से। तो लूसी घबराती हुई कहती है, मैडम प्लीज मेरे जैसी लड़की की वजह से नाराज मत होइए। तो बियांका कहती है, मैं इसलिए ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि इसमें आपके जैसी एक लड़की शामिल है। आपकी जैसी दयालु प्यारी मेहनती लड़की अधिक सम्मान की हकदार है। यही कारण है कि प्यार इतना कठिन है। लोग अपना जीवन जीते हुए स्वाभाविक रूप से गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी असफलता भी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उन्हें सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर से मैं पहले प्यार से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ जिसमें मैं असफल रही। तो लूसी कहती है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है मैडम? इसमें बियांका कहती है, ओह बिल्कुल ठीक वैसे जैसे तुमने प्यार को लग्जरी समझा, मैंने भी प्यार को एक बीमारी समझा था। और जब से मैं होश में आई तो मैंने पाया कि मैं पहले ही प्यार में पड़ चुकी थी। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने इसे दोबारा शुरू किया जबकि मैं पहले ही बुरी तरह से हार चुकी थी। मैंने प्यार नाम की बीमारी से दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट तक मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकी। तभी मुझे याद आया कि इवोन ने मुझसे एक बार कहा था, हम दोनों को अभी से और अधिक खुश होना चाहिए, ठीक है? और इससे मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है मेरा नया प्यार। यहाँ तक कि हर दर्दनाक परिस्थितियाँ जो मैंने सहन की है, मेरा मानना है कि जब भी मैंने जेचरी से प्यार किया है मुझे खुशी मिली। अगर आपको प्यार की जरूरत नहीं है तो आपके पास ऐसी दुविधा से निपटने का कोई भी कारण नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके बारे में सोचते रहे और नहीं चाहते हैं तो आप इसे छोड़ दे। और यह आपके लिए कठिन परीक्षा साबित हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए नई खुशियाँ भी ला सकती है। मैं हमेशा आपके साइड में हूँ और आपके लिए प्रे भी करूँगी। फिर आधी रात को लूसी बियांका के रूम में जाती है और दरवाजा खटखटाती है तो जेचरी बाहर आता है। जेचरी को देख लूसी बोलती है, मैजिस्ट्री मुझे माफ करना, मैडम मेरे साथ रहते हुए सो गई। तो जेचरी बियांका को लेता है और कहता है, जिस तरह बियांका ज्यादा खाती नहीं उसी तरह वो ज्यादा पीती भी नहीं है। उसने अपनी सीमा से ज्यादा ही पी लिया होगा क्योंकि उसे आपसे बात करने में मजा आ रहा होगा। तो लूसी कहती है, मैडम मुझे भी इसमें मजा आया, आप अच्छे से सोना। तो बियांका लूसी का हाथ पकड़ती है और कहती है, यहाँ मत भूलना लूसी, आप जो चाहे वो कर सकते
सकते हैं, मैं आपके साइड में हूँ। फिर जयश्री प्रियंका को अंदर ले जाता है और कहता है, प्रियंका क्या आपको लगता है कि आप बेड पर लेट सकती है? तो प्रियंका कहती है, जयश्री कुछ लोगों के लिए परिवर्तन बहुत ही पीड़ादायक होती है, लेकिन अगर आप उसे सहन नहीं कर सकते तो आप किसी भी नई जगह पर नहीं जा सकते। बदलाव इतना डरावना क्यों है, इसके लिए इतनी हिम्मत की जरूरत क्यों होती है? तो जयश्री प्रियंका को किस करता है और कहता है, शायद यह मानवीय लालच के कारण है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें कभी ना बदले। क्या आप यहाँ नहीं कहेंगे कि यहाँ पेरा उस लालची इच्छा से चिपकने के लिए आती है? यहाँ संभव है कि ऐसी इच्छाओं को एक पल के लिए अलग रखने की प्रक्रिया यहाँ एक मानसिकता है जिसे लोगों को अपने जीवन भर सीखना चाहिए। यहाँ सुन प्रियंका जयश्री को किस करती है और मनी मन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है और वो कहते, अगर हम नहीं बदलते तो हम वहाँ जीवन जीते जहाँ हमारा अस्तित्व नहीं होता। लेकिन यह विश्वास रखना कि अन्य लोगों के परिवर्तन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ऐसा करने में अविबल थे, शायद इसीलिए यह मानव लालच है। मैं यहाँ भूल गई थी, हर किसी को जीना चाहिए एक ऐसा जीवन जो बदलता रहता है, लेकिन उस बदलती जिंदगी में हम शायद फिर से गिर जाए। यहाँ कहते हैं, प्रियंका सोने लगती है तो जयश्री बोलता है, चलो हम अपने परमात्मा से प्रे करते हैं, ईश्वर आपके संघर्ष पर दया दिखाए और आपको सहायता वरदान करे, जैसे जैसे कि वे आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में अस्पताल में देखते हैं। अस्पताल में लूसी होती है और तभी वहाँ पे जोसेफ आता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ओहो। फिर लूसी कहती है, सर जोसेफ। तो जोसेफ बोलता है, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे मौर्यों को देखने के लिए आया था, लेकिन मिस लूसी आप इतनी जल्दी अस्पताल में क्या करने के लिए आए? तो लूसी कहते हैं, कुछ दिन पहले राजघरानों की एक घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने लेडी एलेक और लॉर्ड गस्टन को बच्चे के बारे में बताया और वे उन्हें देखना चाहते थे। तो जोसेफ बोलता है, ओह अच्छा है, तो मैं मेरे को देखने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिन अच्छा हो मिस लूसी। फिर जोसेफ जाने लगता है तो लूसी बोलते है, सर जोसेफ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं आपको अपने डिवोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जोसेफ बोलता है, मिस लूसी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और जोसेफ बोलता है कि आप सच में मुझे यहाँ कहानी बताने में कंफर्ट महसूस करते हैं? तो लूसी कहती है, आपको मेरे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ के अगर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है, जिसे सुन जोसेफ के हाथ से वहाँ बैग गिर जाता है और सभी चौंक जाते हैं। फिर जोसेफ उसे उठाते हुए कहता है, ओह मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। फिर लूसी उसकी हेल्प करते हुए कहती है, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए। फिर वो घोड़े के खानों को बैग में डालते हैं तो जोसेफ बोलता है, सर रॉबर्ट ने मुझे बताया। दूसरी बार तो टाइम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तब बहुत ही जल्दबाजी में था जब मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा था। हाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी चीज पर अपना दिल लगाता हूँ तब मेरा संकल्प डगमगाता नहीं है। मेरा संकल्प इतना प्रबल है कि अगर मैं अंग्रेज में नाइट नहीं बनता तो मैं एक फादर बन जाता। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मेरी फीलिंग आसानी से बदल जाएगी। तो क्या मैं तीसरा मौका आने तक आपके साथ रह सकता हूँ? यहाँ से उल्लू से चौंक जाती है और कहती है, सर जोसेफ आप हार नहीं मान रहे मेरी कहानी सुनने के बाद भी। तो जोसेफ बोलता है, बेल अगर आप मुझे कहे तो मैं जरूर रुक जाऊंगा। रुको, इससे तो आप और अधिक अनकंफर्टेबल हो जाओगे है ना? अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता तो मैं पीछे हट जाऊंगा। प्लीज मेरे बातों पर ध्यान ना दे, भले ही मैं कुछ देर के लिए आपके इधर उधर भटकता रहता हूँ। तो लूसी कहते हैं, मैं जो कुछ भी झेल चुकी हूँ उस पर ध्यान देने की बजाय और मैंने किस तरह का जीवन जिया, आपको इस बात की ज्यादा परवाह है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तभी वहाँ पे एलेक और गस्टन आ जाते हैं तो एलेक चिल्लाते हुए कहता है, ओह आप फिर से यहाँ हैं, आप लूसी के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ के घर वो जोसेफ को मारने लगते हैं। तो जोसेफ बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस पे एलेक कहती है, अगर आप लूसी को परेशान करते हैं तो आप मर जाएंगे। तो जोसेफ बोलता है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, बस इंतजार करो और देखो, मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा और उसे केवल अच्छी ही चीजें दिखाऊंगा और मैं अपना दिन यही सोचते ही बिताता हूँ कि मैं उसे कैसे खुश कर सकता हूँ। यहाँ बस इतना है कि अगर मिस लूसी मुझे एक मौका दे। तो लूसी जोसेफ के शर्ट को खींचती है और कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक व्यक्ति है, मैं भी जब आपका तीसरा मौका आएगा तब मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने दिल को बदल सकूं, इसलिए प्लीज मेरे साथ रहो सर जोसेफ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सॉबे और ब्लिस एक साथ डांस सीख रहे होते हैं और रॉबर्ट ईवा दोनों साथ में शतरंज खेल रहे होते हैं। डांस सीखते टाइम ब्लिस कहती है, सर सॉबे अपने शरीर को आराम दो, स्पेशली आपके घुटने, आपके पैरों को हल्के से चलाना यह डांस का आधार है और आपके चिन को थोड़ा ऊपर उठाए। तो सॉबे बोलता है, ऐसे? तो ब्लिस बोलते, नहीं अपने चिन को बाहर मत खींचिए, आपको इसे ऊपर उठाना होगा ताकि आपकी मुद्रा सीधी हो जाए। फिर वो अपने हाथ से सॉबे के चिन को ऊपर उठाती है और कहती है, ऐसे? तो सॉबे शर्माते हुए कहता है, ओह एस माई लेडी। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, ईवा कहती है, सर रॉबर्ट क्या आपको डांस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? तो रॉबर्ट बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भले ही ऐसा दिखता हूँ लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा डांस आता है। रियली में मुझे लगता है कि आपको अपने किंग के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, मेरे डांस से भी अधिक लेडी ईवा। तो ईवा कहती है, ओहो लेकिन मेरे किंग को ऐसी जगह पर इतनी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साथ आगे चलता है अपने कॉन्फिडेंस के साथ। इस पर रॉबर्ट बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, आप जीत गए। फिर ईवा बोलते है, सर रॉबर्ट आप भूले नहीं है ना?
आपने वादा किया था बॉल के दिन तक जो सबसे ज्यादा जीत हासिल करेगा वो जीतेगा और उसकी एक इच्छा पूरी होगी। यहाँ से स्वामी सुनता है और मनी मन कहते हैं, एक इच्छा कैसी इच्छा? मैं शाहरुख की लेडी इवा ने उनकी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित किया होगा। फिर इवा कहते इस तरह मेरी 4 जीत के बाद यहाँ 5वीं हार है और मैं लगातार आपके 4 जीतों से पीछे हूँ और अगर मैं जीत गई तो मैं सच में चाहूंगी कि आप मेरे से शादी कर ले सर रॉबर्ट। यहाँ सुन ब्लेस और सोबे दोनों चौंक जाते हैं और वो कहते हैं सिमरन की क्वीन उन्होंने मुझसे राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करने के लिए कहा और ऐसा करने के लिए मुझे अपने खुद की शक्तिशाली ग्रुप की जरूरत होगी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सबसे शक्तिशाली हो और जीवन भर मेरा साथ दे। मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ व्यक्ति होते तो यहाँ बहुत ही अच्छा होता सर रॉबर्ट। यहाँ सब सुन सभी मनी मन कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी लेडी को प्रपोज करते हुए नहीं देखा। लेडी इवा बहुत ही बोल्ड है। फिर ब्लेस मनी मन कहते हैं, लेडी इवा आप इतनी इम्पोर्टेंट बात इतनी लापरवाही से सबके सामने कैसे बोल सकती है? इसके बाद रॉबर्ट बोलता है, मैं आभारी हूँ कि आप मुझे ऊंचा सम्मान देते हैं, लेकिन क्या आप शादी जैसे जीवन का डिसीजन एक शतरंज के मैच के परिणामों पर आधारित करते हैं? तो इवा बोलती है, यहाँ एक ऐसा डिसीजन है जिस पर मैं आपकी उदारता को एक्सेप्ट करने के बाद पहुंची हूँ। इस पर रॉबर्ट कहता है, लेकिन शायद जब कोई किसी पुरुष की तारीफ करने की कोशिश कर रहा हो तो सबसे अच्छा यही होता है कि वो उसकी खूबसूरती पर टिप्पणी करे। तो इवा बोलती, इससे ज्यादा क्या आपने मुझे आपका यूज जब चाहे तब करने की अनुमति दी है। यहाँ सुन ब्लेस और सोबे दोनों चौंक जाते हैं और सोबे मनी मन कहता है, रॉबर्ट आपने आखिरकार लेडी इवा से क्या कहा? क्या आपने यहाँ छेड़खानी की पहल की? फिर रॉबर्ट बोलता है, लेडी इवा आप जितना सोचते उससे भी अधिक पावरफुल लेडी है। आप इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और लचीले हैं। मेरा मानना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो आसानी तक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि बिना शादी के भी आप पहुंच सकते हैं माय लेडी। तो इवा कहती है, ऐसा लगता है कि आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो रॉबर्ट बोलता है, नहीं यहाँ रिजेक्शन नहीं है, मैंने यह बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन मेरा आइडल टाइप वह व्यक्ति है जो मुझे शतरंज के स्किल को इम्पोर्टेंस देने के लिए और बढ़ावा दे। तो फिर आप इसे लाइन पर क्यों नहीं रखते और देखते हैं कि इस सत्य के माध्यम से ईश्वर हम पर किस तरह का परिणाम देगा। यहाँ सारी बातें प्रियंका सुनती है और इसके हाथों से लेस की टोकरी गिर जाती है, जिसके आवाज सुन के सभी प्रियंका की ओर देखने लगते हैं और वे चौंक जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इवा प्रियंका से कहती है, मैं सच में दूर दूर तक खोज रही हूँ ऐसे हस्बैंड के लिए। अब मैं यूस्ट्री मार्गरेट में नहीं लो सकती, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। ऐसी बहुत सारी शादी है जो दोस्ती के आधार पर होती है और अगर यहाँ सर रॉबर्ट की बात है, मुझे लगता है कि हम काफी कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। पहले ही हमने अपने रिश्तों की शुरुआत ऐसे की है। इसमें प्रियंका कहती है, क्या आप समझते हैं कि आपके बारे में मुझे केवल इसी बात की टेंशन है? आप सेवरन के पॉलिटिशियन बन रहे हैं, क्या मैं सौंप सकती हूँ उस राष्ट्र के साथ जिसे मेरा बच्चा अपना घर कहेगा? तो इवा स्माइल करते हुए कहती है, यहाँ कितना मजेदार है, यहाँ तक कि आप भी एक संत जिसने भविष्य देखा है वो अपने प्रियजनों के भविष्य को लेकर टेंशन में है और मेरे जीवन में जो अराजकता के एक लंबे दौर से चिंतित है। सिमरन महाराष्ट्र है जिसने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ऑर्डो इवा से कहते एक संत से यहाँ बातें सुनना कैसा लगा कि उसका जीवन में किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। क्या इसकी वजह आपको इस नए जीवन के लिए अधिक आभारी महसूस नहीं हुआ? मुझे कुछ दिन पहले ही यूटी मार्गरेट से एक न्यूज प्राप्त हुआ, वह आदमी जो आपका प्रेमी था वो अब फादर बन चुका है। यहाँ सुनी वह चौंक जाती है और ऑर्डो कहती है, वह बच्चा यूट्री का अगला लॉर्ड होगा, वह बच्चा सिमरन की सीमा का रक्षा करेगा। लेडी इवा उस रास्ते में रहने की वजह जिसे आप नहीं ले सकती, तो क्यों ना आप उस राह पर चले जो आपके प्रियतम और आपके बच्चों के लिए भविष्य खोल देगी। ऐसा जीवन जीने की बजाय जिसके भविष्य का आप शौक मनाते हैं जिसे आपने कभी जिया ही नहीं। एक ऐसे जीवन के बारे में सोचिए जिसमें आप अपने प्रियजनों को वहाँ मार के दिखा सके जिसे आपने खो दिया। क्या आपको इसकी इच्छा नहीं है? फिर हम उस फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और इवा कहती है, मैं भी आपके जैसी हूँ, मैं अपने प्रियजनों और उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करना चाहती हूँ। तो प्रियंका कहती है, मुझे माफ करना लेडी, बात सिर्फ आप पर शक करने के लिए नहीं लेकिन हर चीज के लिए। तो इवा कहती है, आपने अपनी एबिलिटी की वजह से अपना बेस्ट लाइफ जिया है। फिर प्रियंका कहते हैं, सर रॉबर्ट के बारे में वो किसी भी तरह से आपके खिलाफ जीतने की कोशिश करेगा। वो ऐसा नहीं दिखता लेकिन वो हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें इवा बोलती है, अगर वो उस तरह का आदमी होता जो सिचुएशन को देखकर जानबूझ के हारने की कोशिश करता तो मैं उसे पहले प्रपोज नहीं करती। मैं सोच रही हूँ कि हमारा कैसा भविष्य होगा, परमात्मा हमें कैसा गिफ्ट देंगे। फिर हम दोबे हाउस में देखते हैं मैक्सी बारिश में भीगते हुए अपने घर आता है। आते ही वो पूछता है, मेरी वाइफ कैथिल वो कहाँ पे है? फिर वो अपने रूम में जाता है और हर जगह खून को देखकर चौंकते हुए कहते हैं, ओहो कैथिल। तभी पीछे से कैथिल आती है और वो कहती है मैक्सी। तो मैक्सी चौंकते हुए कहता है, कैथिल। तो कैथिल कहती है, आप इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे पहुँच गए? इसमें मैक्सी बोलता है, क्या आपके लिए इधर उधर घूमना ठीक है? और जैसे मुझे यहाँ मैसेज मिला कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया। तो कैथिल कहती है, मैं ठीक हूँ, दाई ने कहा है कि मेरा इधर उधर घूमना ठीक है।
वे कहते हैं कि जुड़वा बच्चे अपने डेट से 1-2 महीने पहले ही पैदा हो जाते हैं। हमारे दोनों बच्चे हेल्थी पैदा हुए हैं। तो मैक्सी चुपते हुए कहता है दोनों। फिर कैथल मैक्सी को अपने दोनों बच्चों के पास ले जाती है और कहती है यहाँ मैसेज आपको पूरी तरह से चौंका दिया है ना? इस बार यहाँ बहुत ही आराम से हुआ क्योंकि मैं पहले भी एक बार इसे सहन कर चुकी थी और अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार तुम मेरे साथ रहो। यहाँ सुन मैक्सी कैथल को हक करता है और कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो कैथल। सेफ और हेल्थी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैथल कहती है मैं मेरियल को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, मुझे हैरानी हो रही है कि वो इस टाइम क्या कर रही होगी। फिर हम नेक्स्ट सेट में सेवरन की राजधानी लाहौस के महल में देखते हैं। ऑर्डो की राज्याभिषेक सेरेमनी शुरू होती है। फिर वहाँ पे मेरियल को देखा एलेक चिल्लाते हुए कहती है मेरियल। तो मेरियल बोलती है एलेक तुमने यहाँ ड्रेस पहने, तुम पर यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एलेक कहती है हाँ यहाँ बहुत ही शानदार ड्रेस है जिसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है। फिर एलेक अपने ड्रेस को अच्छे से दिखाती है और कहती है यहाँ एक आरामदायक ड्रेस की तरह है, जिसे देख मेरियल बोलती है बहुत खूब, यहाँ कितना प्यारा है, बहुत बढ़िया है एलेक। और पीछे से जेजरी कहता है एलेक इस तरह से सबके सामने अपने ड्रेस के सीक्रेट को बताना अजीब है। फिर मेरियल गस्टन से कहते हैं गस्टन आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गस्टन सहमत है, कहता है तुम भी बहुत ही प्रीटी लग रही हो मेरियल। गस्टन को ऐसा देख एलेक कहते हैं गस्टन तुम इतने शर्मीले क्यों हो? तो गस्टन बोलता है मुझे नहीं पता। इसमें फिर मेरियल बोलती है थैंक यू गस्टन। फिर बियांका लूसी से कहती है बच्चे को देखो लूसी, यहाँ एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो कितने प्रीटी और क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे जेंटलमैन अपने शब्दों के साथ कुछ ज्यादा ही मायावी हो रहे हैं। यहाँ सुन जेचरी बियांका से कहते हैं बियांका मैं लगातार आपको कहता रहता हूँ कि आप कितनी खूबसूरत है, क्या आपको अभी भी लगता है कि यहाँ आपके लिए काफी नहीं है? तो बियांका कहती है बेशक यहाँ काफी नहीं है, आपको अपनी वाइफ के लिए और अधिक तारीफ करनी होगी। फिर हमें जॉस से बताए और बताए मिस लूसी प्लीज बिना भागे ही अंत तक मेरी बातें सुने, आप हमेशा से ही मेरी नजरों में खूबसूरत थी और आज अकेली आप ही चमकदार लग रही है, मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। तो लूसी शर्माती हुई कहती है थैंक यू सर जोसेफ। फिर वहाँ पे म्यूजिक बजता है, म्यूजिक को बजते हुए देख हेक्टर ऑटो के पास जाके डांस के लिए पूछता है, इसके लिए ऑटो मान जाती है। उन्हें देख बियांका कहती है मैजेस्टी और सर हेक्टर डांस करने के लिए बाहर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वॉर शुरू हो गया है। यहाँ सुन जोसेफ बियांका जेजुरी को बैन का गिलास देता है और कहता है अगर आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो प्लीज इसे पी लीजिए और आनंद ले। यहाँ लेकर बियांका मनी मन कहती है मैं शहरों की यहाँ चीजें वो मेरे लिए नहीं लाया। फिर जोसेफ लूसी से कहता है मिस लूसी क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? तो लूसी इसके लिए हेजिटेट करती है। इसमें बियांका कहते हैं लूसी जाओ। यहाँ सुन लूसी डांस के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं, जिसे देख बियांका कहती है ऐसा लगता है कि आज हम हार गए डियर। इसमें जेचरी बोलता है अगली बार मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा माय लेडी। तो बियांका कहती है ड्यूक जेचरी द ऑर्नो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? इसमें जेचरी बोलता है तुम्हें सम्मानित किया जाएगा ऑर्नो की डचेस। फिर बियांका मनी मन कहती है हमने कुछ ही सेकंड में हर चीज समर्पित कर दी और एक दूसरे को समझने में कम से कम कितने साल लग गए। जिन लोगों का मिलना कभी संभव हो ही नहीं सकता वे छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं। हमने सीखा कि कैसे खुश रहते और उन रिश्तों में कैसे खुशी को साझा करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। हम शब्दों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और यहाँ सबके लिए कितना बड़ा चमत्कार था भविष्य के बारे में बात करना और यहाँ फैक्ट कि आप हमारी पूरी जनवरी में साथ रहते हैं। यहाँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और खजाना। और इसी तरह इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।